नमस्ते, द यूपीएससी पॉडकास्ट चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारी यूपीएससी सोशियोलॉजी ऑप्शनल की श्रृंखला में हम भारतीय गांव और ग्रामीण अध्ययनों के आइडिया पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। नमस्ते। हाँ, ये विषय बहुत ही फाउंडेशनल है सोशियोलॉजी के लिए, खासकर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। बिल्कुल, हमारे पास इस पर कुछ जरूरी लेख और नोट्स हैं, तो हमारा मकसद है कि इनमें से मुख्य बातें निकालकर समझें कि भाई गांव की अवधारणा क्या है और समाजशास्त्र में इसे पढ़ना इतना जरूरी क्यों है। हाँ, देखिए, गांव का नाम सुनते ही अक्सर हमारे दिमाग में क्या आता है? खेत होंगे, शायद कच्चे मकान, धीमी सी जिंदगी। हाँ, एक शांत सी तस्वीर। पर अगर हम सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से देखें तो ये मामला कहीं ज्यादा पेचीदा और महत्वपूर्ण है। ये सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा भर नहीं है, ये तो एक तरह से मानव सभ्यता की शुरुआती प्रयोगशाला है। यहीं पर समाज के नियम, रिश्ते, स्ट्रक्चर, ये सब पहली बार शेप लेना शुरू हुए। सही कहा। एक पुरानी कहावत भी है ना, गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द सिटी। इसमें कहीं ना कहीं ये बात झलकती है कि गांव का प्रकृति से कितना गहरा नाता रहा है। बिल्कुल। लेकिन भारत के संदर्भ में देखें तो गांव का महत्व शायद और भी ज्यादा है। गांधी जी ने भी कहा था, असली भारत गांवों में बसता है। और प्रोफेसर A.R. देसाई ने इसी बात पर बहुत जोर दिया है। वो मानते थे कि गांव सिर्फ एक ज्योग्राफिकल यूनिट, मतलब एक भौगोलिक इकाई नहीं है, बल्कि एक हिस्टोरिकल कैटेगरी है। हिस्टोरिकल कैटेगरी, इसका मतलब क्या हुआ ठीक से? इसका मतलब यह है कि गांव कोई स्टैटिक चीज नहीं है जो हमेशा से एक जैसी रही हो। ऐसा नहीं है। अलग अलग हिस्टोरिकल पीरियड्स में, आप प्राचीन काल देखें, मध्यकाल, फिर औपनिवेशिक काल आया, आज़ादी के बाद का समय, हर दौर में गांव का रूप बदला है, उसकी सोशो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर बदली है, उसका महत्व बदला है। ये इतिहास के साथ इवॉल्व हुआ है। अच्छा, तो ये हिस्टोरिकल कैटेगरी वाला पॉइंट तो काफी दिलचस्प है। और इसी हिस्टोरिकल जर्नी में गांव की एक और खासियत सामने आती है, उसका टिकाऊपन, उसकी रेजिलियंस। चार्ल्स मेटकाफ का वो जिक्र आता है यहाँ। हाँ, मेटकाफ का वो मशहूर कथन उन्होंने ब्रिटिश काल में लिखा था, और बड़ी कमाल की ऑब्जर्वेशन थी वो। क्या कहा था उन्होंने? उन्होंने लिखा कि हिंदुस्तान में डायनेस्टीज आईं और गईं, साम्राज्य बने और बिगड़े, हिंदू, पठान, मुगल, मराठा, सिख, फिर अंग्रेज, सत्ता बदलती रही, क्रांतियां हुईं, पर गांव समुदाय, विलेज कम्युनिटीज, वो काफी हद तक वैसे ही बने रहे, उनमें एक स्थिरता थी। और इसी आधार पर उन्होंने भारतीय गांवों को लिटिल रिपब्लिक्स कहा था, छोटे गणराज्य। एग्जैक्टली, लिटिल रिपब्लिक्स। चलिए इस लिटिल रिपब्लिक्स वाले आइडिया को थोड़ा और खोलते हैं। ये सुनने में बड़ा अट्रैक्टिव लगता है। मेटकाफ का असल में क्या मतलब था इससे? क्या वो ये कह रहे थे कि गांव पूरी तरह बाहरी दुनिया से कटे हुए थे, एकदम अलग थलग? नहीं, पूरी तरह कटे हुए तो शायद नहीं कहा जा सकता, लेकिन मेटकाफ का इशारा था उनकी जबरदस्त सेल्फ सफिशिएंसी, मतलब आत्मनिर्भरता, और उनकी इंटरनल ऑटोनॉमी, यानी आंतरिक स्वायत्तता की तरफ। आत्मनिर्भरता और स्वायत्तता। हाँ, उनका कहना था कि गांव अपनी जरूरत की लगभग हर चीज, अनाज हो, सब्जियां, दूध, कपड़े, खेती के औजार, ये सब वो खुद ही पैदा कर लेते थे या गांव के अंदर ही बना लेते थे। गांव में ही किसान हैं, कारीगर हैं, पुजारी हैं, सेवक हैं, सब मौजूद थे। ये एक दूसरे की जरूरतें पूरी करते थे। अच्छा। बाहरी दुनिया से, मतलब राजा या सल्तनत से, उनका वास्ता मुख्य तौर पर लगान या टैक्स देने तक ही सीमित रहता था। गांव के जो अंदरूनी मामले होते थे, कोई झगड़ा हो गया, कोई नियम बनाना है, ये सब वो काफी हद तक खुद ही निपटा लेते थे अपनी पंचायतों के जरिए। तो ये लिटिल रिपब्लिक वाली बात जो है, ये हमारी आज की चर्चा का एक सेंट्रल पॉइंट बन सकती है। तो पहले ये समझते हैं कि ये विलेज कम्युनिटी या गांव समुदाय, जिसे मेटकाफ ने इतना रिजिलियंट बताया, इसकी परिभाषा क्या है? सोशियोलॉजिस्ट इसे कैसे देखते हैं? देखिए, आमतौर पर विलेज कम्युनिटी को परिवारों का एक समूह माना जाता है। ये परिवार एक निश्चित भौगोलिक इलाके में, मतलब एक डेफिनेट टेरिटरी में एक साथ रहते हैं। ठीक है, साथ रहते हैं। पर सिर्फ साथ रहना काफी नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उनके बीच होने वाला डायरेक्ट फेस टू फेस इंटरेक्शन। रोज का मिलना जुलना, बातचीत, लेन देन, ये शहर के अनोनिमस माहौल से बिल्कुल अलग होता है। हाँ, ये बात तो है। जैसे किसी बड़ी बिल्डिंग में लोग सालों तक पड़ोसी रहते हैं पर एक दूसरे को जानते तक नहीं, गांव में वैसा नहीं होता था। रिश्ते ज्यादा गहरे, ज्यादा पर्सनल होते थे। बिल्कुल, एकदम पर्सनल। और इसी रोजमर्रा के इंटरेक्शन से एक कॉमन फोक कल्चर, यानी एक साझा लोक संस्कृति जन्म लेती है। उनकी अपनी परंपराएं होती हैं, रीति रिवाज, मान्यताएं, उनके अपने लोकगीत, कहानियां, ये सब पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है और उन्हें एक धागे में पिरोता है।
और इसी साझा संस्कृति और रोज के मेलजोल से वो चीज पैदा होती होगी जिसे समाजशास्त्री कम्युनिटी सेंटिमेंट कहते हैं। मतलब एक हम की भावना, अपनेपन का एहसास। एग्जैक्टली, कम्युनिटी सेंटिमेंट। ये बहुत मजबूत होता है पारंपरिक गांवों में। गांव में किसी एक घर में शादी है तो जैसे पूरे गांव की शादी है, सब शरीक होते हैं। किसी पर कोई मुसीबत आ जाए तो पूरा गांव साथ खड़ा हो जाता है। ये सुख दुख का जो साझापन है वही समुदाय की जान है। हाँ, ये आज भी कई गांव में महसूस किया जा सकता है। हालांकि अब चीजें बदल रही हैं, शहरीकरण और मॉडर्नाइजेशन के असर से। हाँ, बदल तो रही हैं, पर यह भावना कहीं ना कहीं अब भी है। और ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पर मेटकाफ की लिटिल रिपब्लिक वाली बात में ऑटोनॉमी का जिक्र था। हाँ, परंपरागत भारतीय गांवों का जो संगठन था वो काफी हद तक ऑटोनॉमस था। गांव के इंटरनल मैटर्स, चाहे वो जमीन के झगड़े हों, पानी के बंटवारे का सवाल हो या कोई सोशल रूल तोड़ा गया हो, इनका निपटारा गांव की अपनी पंचायतें या जो गांव के बुजुर्गों की सभा होती थी वो करती थी। बाहरी सत्ता का हस्तक्षेप कम रहता था। गांव का अपना स्ट्रक्चर और फंक्शन, मतलब उसकी संरचना और कार्य, वो काफी हद तक गांव वाले खुद ही तय करते थे। और रोजी रोटी का जरिया, स्रोत बताते हैं कि प्राइमरी ऑक्यूपेशंस प्रकृति पर आधारित थे। बिल्कुल, मुख्य रूप से तो एग्रीकल्चर यानी खेती, और उससे जुड़े काम जैसे पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री। हाँ, अगर गांव समुद्र किनारे है या नदी किनारे तो मछली पकड़ना, फिशरी भी मेन ऑक्यूपेशन हो सकता था। मतलब लोगों का जीवन और उनकी इकोनॉमी वो सीधे सीधे जमीन, पानी और मौसम पर डिपेंड करती थी। हाँ, और शायद इसी निर्भरता ने उन्हें आत्मनिर्भर बनने के लिए भी इंस्पायर किया। तो कुल मिलाकर देखें तो गांव समुदाय सिर्फ कुछ घरों का झुंड नहीं है। ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जिसमें ज्योग्राफिकल क्लोजनेस है, फेस टू फेस गहरे रिश्ते हैं, एक शेयर्ड कल्चर है, कम्युनिटी सेंटिमेंट है, इंटरनल ऑटोनॉमी है और नेचर पर बेस्ड इकोनॉमी है। ये सब पहलू इसमें शामिल हैं। बिल्कुल सही। ये वो सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक धागे हैं जो लोगों को एक साथ बुनते हैं। भौतिक नज़दीकी तो बस एक स्टार्टिंग पॉइंट है। असली गांव इन रिश्तों और इन व्यवस्थाओं से बनता है। चलिए आप थोड़ा इतिहास में पीछे चलते हैं, इसके हिस्टोरिकल एवोल्यूशन को देखते हैं। ये गांव समुदाय आखिर बने कैसे, इनका जन्म कैसे हुआ? स्रोत कहते हैं कि इंसान हमेशा से ऐसे सेटल्ड लाइफ नहीं जीता था। नहीं, बिल्कुल नहीं। मानव इतिहास का एक बहुत लंबा दौर नोमैडिक लाइफ का रहा है, घुमंतु जीवन। प्रागैतिहासिक काल में, प्री हिस्टोरिक एरा में, मनुष्य भोजन और सुरक्षा की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह भटकता रहता था, जिसे हंटिंग एंड गैदरिंग स्टेज कहते हैं। जैसे आज भी कुछ आदिवासी समुदाय या बंजारे घूमते हैं, कुछ वैसा। हाँ, वैसा ही जीवन कभी पूरी मानव जाति का था। उस समय एक जगह टिकना पॉसिबल ही नहीं था। क्यों नहीं था? क्या वजह थी? क्योंकि तब तक नॉलेज और स्किल्स, मतलब ज्ञान और तकनीक, बहुत लिमिटेड थे। मनुष्य को ये पता ही नहीं था कि जमीन से लगातार भोजन कैसे उगाया जाए। उसे प्रकृति में जो मिल गया, फल, फूल, शिकार, उसी पर गुजारा करना पड़ता था। जब एक जगह रिसोर्सेज खत्म हो जाते तो नई जगह जाना पड़ता था। फिर ये बदलाव आया कैसे? वो कौन सा पॉइंट था जब इंसान ने भटकना छोड़ा और बसना शुरू किया? देखिए, ये कोई एक दिन में नहीं हुआ, ये धीरे धीरे हुआ, हजारों सालों में। मनुष्य का मेंटल डेवलपमेंट हुआ, उसने टूल्स बनाना सीखा, आग का इस्तेमाल करना सीखा, और सबसे बड़ा रेवोल्यूशनरी चेंज तब आया जब उसने ये खोज लिया कि बीजों को बोकर फसल उगाई जा सकती है, यानी एग्रीकल्चर का आविष्कार। कृषि का आविष्कार। हाँ, ये मानव इतिहास का शायद सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। ये तो सच में एक नॉलेज रेवोल्यूशन रहा होगा। ये समझ जाना कि हम जमीन के एक ही टुकड़े से बार बार भोजन पैदा कर सकते हैं। बिल्कुल। और इसके साथ साथ जानवरों को पालतू बनाना सीखा, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। खेती के लिए औजारों का विकास हुआ, जैसे हल, सिंचाई के तरीकों की शुरुआती समझ बनी। इन सब ने मिलकर खेती को ज्यादा रिलायबल और प्रोडक्टिव बना दिया। तो अब एक जगह टिकना न सिर्फ संभव हो गया बल्कि शायद जरूरी भी हो गया। हाँ, बिल्कुल जरूरी हो गया। अब खेतों की देखभाल करनी थी, फसल की जानवरों से दूसरों से रक्षा करनी थी। यहीं से नोमैडिक लाइफ धीरे धीरे खत्म हुई और सेटल्ड लाइफ यानी बसावा जीवन शुरू हुआ। और लोग बसना कहाँ पसंद करते होंगे? जाहिर सी बात है, जहाँ खेती करना आसान हो। सही। सबसे पहली बस्तियां उन जगहों पर बनी जहां फर्टाइल लैंड यानी उपजाऊ जमीन थी और पानी का सोर्स आसानी से मिलता था, जैसे नदी घाटियां।
इसीलिए दुनिया की जो महान प्राचीन सभ्यताएं हैं, मेसोपोटामिया, मिस्र, सिंधु घाटी, चीन, ये सब नदियों के किनारे ही पनपी। भारत में भी गंगा यमुना के मैदानों में इतने घने गांव बसने का यही कारण है फिर। बिल्कुल। यहाँ देसाई की वो हिस्टोरिकल कैटेगरी वाली बात फिर से कनेक्ट होती है। गांव का उदय सीधे तौर पर एग्रीकल्चरल इकोनॉमी के विकास से जुड़ा है। तो जब कुछ परिवार एक जगह स्थायी रूप से रहने लगे, हाँ, तो उनके बीच आपसी निर्भरता बढ़ी, इंटरैक्शन बढ़ा, वो मिलकर काम करने लगे, एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होने लगे। धीरे धीरे उनके बीच एक कॉमन लाइफ पैटर्न, एक साझा जीवन शैली विकसित हुई। इसी प्रोसेस से गांव समुदाय की नींव पड़ी। तो ये तो हुई गांव बसने की कहानी। लेकिन किसी खास जगह पर गांव बसेगा या नहीं, या वहां गांव कितना बड़ा होगा, छोटा होगा, इसमें कुछ ज्योग्राफिकल या इकोलॉजिकल फैक्टर्स की भी भूमिका तो होती होगी। स्रोत इस पर भी कुछ कहते हैं? हाँ, बिल्कुल। प्रकृति का एनवायरनमेंट का रोल बहुत अहम है। इसमें 3 मुख्य कारक बताए गए हैं: जमीन, पानी और जलवायु। जमीन की बात करें तो कैसे अफेक्ट करती है? सबसे जरूरी चीज है जमीन की फर्टिलिटी, उसका उपजाऊपन। अगर जमीन खेती के लायक ही नहीं है, मान लीजिए रेतीली है या पथरीली है या दलदली है या फिर बहुत खड़ी ढलान वाली है, तो वहां लोग कैसे बसेंगे, खेती कैसे करेंगे? सही बात है। इसीलिए आप देखेंगे कि रेगिस्तानों में, ऊंचे पहाड़ों पर या बहुत घने जंगलों में बस्तियां या तो होती नहीं या बहुत कम और छोटी होती हैं। जबकि नदी घाटियों के जो समतल उपजाऊ मैदान हैं, एल्यूवियल प्लेन्स, वहां गांव भरे पड़े हैं। गंगा जमुना का दोआब इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। और पानी, ये तो शायद जमीन से भी ज्यादा बेसिक जरूरत है। बिल्कुल, जल ही जीवन है। ये सिर्फ कहावत नहीं है। पीने के लिए चाहिए, सफाई के लिए चाहिए और खेती के लिए तो अनिवार्य है। बिना पानी के तो सबसे उपजाऊ जमीन भी बेकार है। हाँ। इसीलिए ज्यादातर पुराने गांव या तो नदियों के किनारे बसे या झीलों, तालाबों के पास, या कम से कम जहां स्थायी कुएं खोदे जा सकें। रेगिस्तानी इलाकों में भी जहां कहीं थोड़ा पानी मिल जाता है, जैसे नखलिस्तान या ओएसिस, वहीं छोटी मोटी बस्ती बन जाती है। पानी की अवेलेबिलिटी बसावट का पैटर्न तय करती है। तीसरा फैक्टर बताया गया है जलवायु, क्लाइमेट। इसका क्या असर पड़ता है? जलवायु का असर कई चीजों पर पड़ता है। इंसानी सेहत पर, उसकी कार्यक्षमता यानी एनर्जी लेवल्स पर, और जाहिर है खेती के प्रकार पर। स्रोत का तर्क ये है कि जो टेम्परेट क्लाइमेट होता है, मतलब जहां ना बहुत ज्यादा गर्मी हो ना बहुत ज्यादा सर्दी, वो मानव निवास और कृषि के लिए सबसे अनुकूल है। अच्छा, कैसे? कहा जाता है कि ऐसे मौसम में लोग ज्यादा स्वस्थ रह सकते हैं, ज्यादा एनर्जेटिक, ज्यादा फुर्तीले और मेहनती, इंडस्ट्रियस हो सकते हैं। और इसके उलट जो एक्सट्रीम क्लाइमेट होते हैं, जैसे बहुत ज्यादा गर्म और उमस वाले इक्वेटोरियल रीजन्स या फिर बेहद ठंडे पोलर रीजन्स, वहां जीवन मुश्किल होता है। हाँ, वहाँ खेती भी लिमिटेड होती है। और शायद इसीलिए स्रोत यह कहता है कि इन क्षेत्रों में आज भी कुछ हद तक नोमैडिक लाइफ देखने को मिलती है। स्रोत में एक तुलना भी की गई है यूरोप और भारत के गांवों के बीच जलवायु को लेकर। हाँ, वो एक इंटरेस्टिंग, हालांकि कंट्रोवर्शियल पॉइंट भी हो सकता है। स्रोत का कहना है कि यूरोप के गांव भारत के गांवों की तुलना में औसतन ज्यादा डेवलप्ड और प्रॉस्पेरस रहे हैं, और इसके पीछे एक कारण वहां की ज्यादा फेवरेबल टेम्परेट क्लाइमेट है। जबकि भारत की गर्म और अक्सर एक्सट्रीम क्लाइमेट, कभी सूखा कभी बाढ़, इसको यहाँ के अपेक्षाकृत लो स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग से जोड़ा गया है। हाँ, स्रोत में ऐसा तर्क दिया गया है। अब देखिए, ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है, ये काफ़ी सिंप्लीफिकेशन भी हो सकता है, क्योंकि विकास के और भी बहुत से फैक्टर्स होते हैं, हिस्टोरिकल, सोशल, पॉलिटिकल। लेकिन स्रोत के नज़रिए से जलवायु को भी एक महत्वपूर्ण इकोलॉजिकल फैक्टर माना गया है, जो गांव के कैरेक्टर और डेवलपमेंट को प्रभावित कर सकता है। मतलब उनका तर्क ये है कि क्लाइमेट सीधे सीधे एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी और शायद लोगों के काम करने के पैटर्न्स को अफेक्ट करती है, जिसका असर फिर लिविंग स्टैंडर्ड्स पे पड़ता है। हाँ, हमें सोर्स में जो तर्क दिया गया उसे समझना है। ये दिखाता है कि कैसे एनवायरनमेंट और सोसाइटी आपस में जुड़े हुए हैं, एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं। ये सवाल उठता है कि हमारी ज्योग्राफिकल कंडीशंस हमारे सोशल स्ट्रक्चर्स और डेवलपमेंट के रास्ते को किस हद तक शेप करती हैं। तो ये थे वो मुख्य इकोलॉजिकल फैक्टर्स, उपजाऊ जमीन, पानी की उपलब्धता और अनुकूल जलवायु, जिन्होंने गांव के जन्म और बसावट में भूमिका निभाई। अब बात करते हैं गांव के विकास की, उसकी ग्रोथ की। एक बार लोग बस गए, कम्युनिटी बन गई, तो फिर क्या हुआ? ये लिटिल रिपब्लिक वाली स्ट्रक्चर कैसे बनी? देखिए, जब लोग स्थायी रूप से एक जगह साथ रहने लगे, तो उनके बीच के रिश्ते सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, ये सिर्फ जरूरत तक सीमित नहीं रहे।
समय के साथ ये और ज्यादा गहरे हुए, कॉम्प्लेक्स हुए और इंस्टीट्यूशनलाइज्ड हुए, मतलब संस्थागत रूप लेने लगे। इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मतलब चीजें ज्यादा फॉर्मलाइज्ड होने लगीं, सिर्फ आपसी समझ से आगे बढ़कर कुछ नियम कायदे, कुछ व्यवस्थाएं बनने लगी। बिल्कुल। इन बढ़ते हुए रिश्तों को, इस बढ़ती हुई कॉम्प्लेक्सिटी को मैनेज करने के लिए, गांवों के जीवन के अलग अलग एस्पेक्ट्स को कंट्रोल और रेगुलेट करने के लिए अलग अलग इंस्टीट्यूशंस का विकास हुआ, संस्थाएं बनी, और यही संस्थाएं गांवों के संगठन का आधार बनी, उसे स्टेबिलिटी दी। जैसे कौन सी संस्थाएं? उदाहरण के तौर पर जैसे सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए परिवार और नातेदारी, फैमिली और किनशिप के नियम और मजबूत हुए। भारत के स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में देखें तो कास्ट सिस्टम, जाति व्यवस्था, एक प्रमुख सामाजिक संस्था के रूप में उभरी। इसने कामों का बंटवारा, डिवीजन ऑफ लेबर और सामाजिक ऊंच नीच, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन तय किया। हालांकि ये एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल और एक्सप्लॉयटेटिव सिस्टम रहा है, पर इसने गांव के सोशल स्ट्रक्चर को एक खास रूप दिया। और आर्थिक जीवन को चलाने के लिए वो मेटकाफ की सेल्फ सफिशिएंसी वाली बात का आधार क्या था? उसका एक बड़ा आधार की जजमानी व्यवस्था, जजमानी सिस्टम। ये एक पारंपरिक व्यवस्था थी जिसने गांव की अलग अलग जातियों के परिवार एक दूसरे को अपनी सर्विसेज या प्रोडक्ट्स देते थे। अच्छा, बार्टर जैसा कुछ? हाँ, पर यह सिर्फ चीजों का लेन देन नहीं था, ये रिश्तों का ताना बाना भी था। बदले में सीधे पैसे नहीं मिलते थे, बल्कि फसल का एक हिस्सा या दूसरी वस्तुएं मिलती थी। जैसे कुम्हार ने किसान को बर्तन दिए, लोहार ने औजार ठीक किए, नाई ने बाल काटे, पुजारी ने पूजा कराई, और इन सब को किसान अपनी उपज का एक तय हिस्सा देते थे। ये एक तरह की म्यूचुअल डिपेंडेंस और सर्विस एक्सचेंज की व्यवस्था थी। इसने गांव को इकोनॉमिक रूप से सेल्फ सफिशिएंट बनाने में बहुत मदद की। और गांव के झगड़े निपटाने, नियम कानून बनाने और लागू करने के लिए क्या था? उसके लिए थी ग्राम पंचायत, विलेज पंचायत। ये एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन के रूप में विकसित हुई। पारंपरिक पंचायत में गांव के चुने हुए या माने हुए बुजुर्ग होते थे। वही गांव के मसलों पर फैसले लेते थे, झगड़े निपटाते थे और सामाजिक नियमों को बनाए रखते थे। ये गांव के इंटरनल गवर्नेंस की यूनिट थी। इसी ने उसे बाहरी हस्तक्षेप से बचाया और वो लिटिल रिपब्लिक वाली ऑटोनॉमी दी। तो इसका मतलब ये हुआ कि गांव सिर्फ लोगों का एक जमावड़ा नहीं रहा, बल्कि एक ऑर्गेनाइज्ड सोशल यूनिट बन गया, जिसमें जीवन के अलग अलग पहलुओं, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, को चलाने के लिए अपनी इंस्टीट्यूशंस थीं, और ये इंस्टीट्यूशंस उसे स्टेबिलिटी और कंटिन्यूटी देती थीं। एकदम सही। यही संस्थाएं, परिवार, नातेदारी, जाति, जजमानी, पंचायत, ये गांव रूपी सोशल ऑर्गेनिज्म के अलग अलग अंग थे। ये सब मिलकर काम करते थे और गांव को जीवित रखते थे। और शायद इन्हीं की वजह से गांव बाहरी उथल पुथल के बावजूद सदियों तक अपना अस्तित्व बनाए रख सके, जैसा मेटकाफ ने ऑब्जर्व किया था। तो हमने ये समझा कि गांव समुदाय क्या है, ये कैसे हिस्टोरिकल और ज्योग्राफिकल फैक्टर्स के मेल से बना, और फिर कैसे इंटरनल इंस्टीट्यूशंस के विकास ने इसे एक संगठित और आत्मनिर्भर इकाई का रूप दिया। ये वाकई एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। हाँ बिल्कुल। और अब ये समझना जरूरी हो जाता है कि ये सिस्टम जमीन पर काम कैसे करता था। ये जो संस्थाएं हमने गिनाई, जाति, जजमानी, पंचायत, इनके आपसी रिश्ते कैसे थे, इनमें पावर स्ट्रक्चर कैसे काम करते थे, और आम लोगों का जीवन इनसे कैसे प्रभावित होता था। बिल्कुल। हमने गांव की बाहरी रूपरेखा और उसके बनने की कहानी तो समझ ली। अब जरूरत है इसके अंदर झांकने की, इसकी इंटरनल डायनेमिक्स को, इसकी आंतरिक कार्यप्रणाली को समझने की। चलिए अब उसी अंदरूनी दुनिया को और करीब से देखते हैं। ठीक है, तो अब सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिस्टम्स के साथ साथ गांव समुदाय मतलब विलेज कम्युनिटी की विशेषताओं, कैरेक्टरिस्टिक्स पर थोड़ी बात करते हैं। हाँ बिल्कुल। देखते हैं कि कैसे ये सिस्टम्स बने और गाँव का क्या खास मिजाज होता है। राइट। तो शुरुआत करते हैं सोशल सिस्टम से। जब इंसान नदियों किनारे स्थायी रूप से बस गए, मतलब परमानेंट सेटलमेंट हुई, तो धीरे धीरे आपसी रिश्ते बने होंगे। क्योंकि इंसान बाकी जानवरों से अलग था, उसमें सोचने समझने की शक्ति थी, रैशनैलिटी थी। बिल्कुल। और इसी रैशनैलिटी ने उसे गाइड किया कि अपनी सोशल लाइफ कैसे प्लान करनी है। देखिए, जो बुनियादी जरूरतें हैं जैसे सेक्सुअल अर्जेस, उनको पूरा करने के लिए भी उसने समझौते किए। ये नहीं कि बस जानवरों की तरह। यहीं से शादी का कॉन्सेप्ट धीरे धीरे विकसित हुआ होगा। अच्छा, मतलब एकदम से नहीं आया होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। धीरे धीरे उसमें रस्में जुड़ी, रिचुअल्स आए, तब जाकर उसे एक सामाजिक मान्यता मिली होगी। फिर
समय के साथ कई तरह के रिश्ते बने, खून के रिश्ते, फिर दोस्ती। जरूरतें भी बड़ी होंगी। हाँ, ज़रूरतें बढ़ी और उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए फिर अलग-अलग इंस्टीट्यूशंस बने। परिवार शायद सबसे पहला और मजबूत इंस्टीट्यूशन था। राइट। फिर रिश्तेदारी का पूरा नेटवर्क, और जो समझौते पीढ़ियों तक चले आ रहे थे वो धीरे धीरे आदत बन गए। फिर रीति रिवाज बन गए, कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस। हाँ, जैसे आज भी हम देखते हैं शादी ब्याह में कितने सारे रीति रिवाज होते हैं। एग्जैक्टली। हर रस्म के पीछे कोई ना कोई कहानी, कोई ना कोई पुराना समझौता छुपा होता है। ये सब मिलकर ही तो एक जटिल कॉम्प्लेक्स सोशल सिस्टम बनाते हैं। सही बात है। अच्छा, तो ये तो हुआ सोशल सिस्टम। अब इकोनॉमिक सिस्टम की बात करें। शुरू में तो शायद हर परिवार अपनी जरूरत की सारी चीजें खुद ही बनाता होगा। हाँ, शुरू में तो वही था, मतलब सेल्फ सफिशिएंसी। जरूरतें कम थीं तो खुद ही पूरी कर लेते थे। लेकिन जैसे जैसे आबादी बढ़ी, जरूरतें भी बढ़ीं और ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती गईं। अब एक इंसान या एक परिवार के लिए सब कुछ बनाना वो पॉसिबल नहीं रहा। तो फिर काम का बंटवारा हुआ होगा। हाँ, बिल्कुल। यहीं से डिवीजन ऑफ लेबर शुरू हुआ। कोई खेती में माहिर था तो वो किसान बन गया। अच्छा। कोई लकड़ी का काम अच्छा करता था, वो बढ़ई कारपेंटर बन गया। कोई लोहे का काम जानता था, वो लोहार ब्लैकस्मिथ बन गया। जैसे पुराना जजमानी सिस्टम होता था। परफेक्ट उदाहरण। जजमानी सिस्टम बिल्कुल यही था। हर जाति का एक तय काम होता था और वो एक दूसरे की जरूरतें पूरी करते थे। सामान के बदले सामान या सेवा के बदले सेवा। अच्छा, तो फिर जब अलग अलग लोग अलग अलग चीजें बनाने लगे तो उनके लेन देन के लिए भी तो कोई सिस्टम चाहिए था। मतलब गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज कैसे हो। बिल्कुल चाहिए था। यहीं से आप कह सकते हैं मार्केटिंग का बेसिक आइडिया आया होगा। चीजों का उत्पादन, प्रोडक्शन, फिर उनका वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब खेत से या कारीगर से कंज्यूमर तक कैसे पहुंचे। और फिर उनकी खपत, कंजम्पशन। इन तीनों चीजों को लेकर नए रिश्ते बने, नए समझौते हुए। शायद कुछ नए इंस्टीट्यूशंस भी बने होंगे, जैसे बाजार या मंडी टाइप की जगह। और कानून। हाँ, कुछ शुरुआती नियम कानून भी बने होंगे। हो सकता है पहले बार्टर सिस्टम रहा हो, फिर धीरे धीरे करेंसी का इस्तेमाल शुरू हुआ होगा। तो इस तरह एक पूरा इकोनॉमिक सिस्टम खड़ा हो गया। ओके। और पॉलिटिकल सिस्टम, क्या शुरू में कोई नियम कानून नहीं थे? मतलब फ्री फॉर ऑल वाला सीन। हाँ, काफी हद तक कह सकते हैं कि इंसान शुरू में फ्री स्टेट ऑफ नेचर में था। कोई रोक टोक नहीं, पर कोई सुरक्षा भी नहीं थी। हाँ, वो तो है। जंगली जानवरों से खतरा था, दूसरे ग्रुप से लड़ाई का डर था, मुश्किल वक्त में कौन मदद करेगा, इन सब चीजों ने उसे ग्रुप में रहने को मजबूर किया। अच्छा। अब जब ग्रुप में रहना है तो ग्रुप लाइफ को सही से चलाने के लिए कुछ नियम कानून तो चाहिए ना। हाँ। रूल्स, रेगुलेशंस। हाँ, वरना तो अराजकता फैल जाएगी। बिल्कुल। यहीं से पॉलिटिकल रिश्ते उभरे हैं। कौन लीडर होगा, फैसले कैसे होंगे, झगड़े कौन सुलझाएगा, ग्रुप की सुरक्षा कैसे होगी, इन सब सवालों से ही पॉलिटिकल सिस्टम बना। फिर जैसे जैसे नए संगठन बने, एसोसिएशंस, इंस्टीट्यूशंस बने, ये सिस्टम और कॉम्प्लेक्स होता गया। जैसे आप देखिए, हॉस्टल में या सोसाइटी में भी तो कुछ नियम होते हैं ना। हाँ, होते हैं। ताकि सब ठीक से चलें। हाँ। बस वही चीज बड़े स्केल पर पॉलिटिकल सिस्टम है। दिलचस्प। तो मतलब ये तीनों सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल सिस्टम्स ने मिलकर गांव को एक तरह की सेल्फ सफिशिएंट सोशल यूनिट बना दिया, अपनी अनोखी विशेषताओं के साथ। एग्जैक्टली। चलिए, अब जरा इन्हीं विशेषताओं, कैरेक्टरिस्टिक्स पर आते हैं जो गांव कम्युनिटी को डिफाइन करती हैं। पहली और शायद सबसे अहम, खेती, एग्रीकल्चर मुख्य व्यवसाय है। हाँ, और जैसा हमने पहले बात की, ये सिर्फ उत्पादन का तरीका नहीं है, ये जीने का तरीका है, वे ऑफ लाइफ है। स्मिथ ने भी कहा है कि खेती और सामूहिक उद्यम, कलेक्टिव एंटरप्राइज, ग्रामीण अर्थव्यवस्था के आधार हैं। किसान और देहाती, ये शब्द लगभग एक जैसे ही इस्तेमाल होते हैं। और मैकाइवर ने वो बात कही थी ना कि शहरी मजदूर अर्बन वेज अर्नर की तरह, किसान किसी बॉस के नीचे काम नहीं करता। हाँ, उसका बॉस तो नेचर है। बिल्कुल। उसका काम मालिक के हुक्म से नहीं, बल्कि प्रकृति की जरूरतों, एक्जिजेंसीज ऑफ नेचर से तय होता है। कब क्या बोना है, कब आराम करना है, कब कटाई करनी है। ये चीज उसकी सोच पर, उसकी सोशल लाइफ पर बहुत गहरा असर डालती है। सही बात है। गांव में तो फसल कटाई का समय त्योहार जैसा होता है, सब कुछ उसी के हिसाब से चलता है। बिल्कुल। अच्छा, दूसरी विशेषता है गांव का छोटा साइज, स्मॉल साइज। छोटे होते हैं गांव। और छोटे होने की वजह से ही वहां अपनापन, बिलोंगिंगनेस और जो प्राइमरी ग्रुप रिलेशनशिप होते हैं वो मजबूत होते हैं। आमने सामने के रिश्ते। हाँ, ग्रुप जितना छोटा होगा उतनी ज्यादा गहराई होगी रिश्तों में। ईमानदारी होती है, एक दूसरे के मामलों में दिलचस्पी होती है, हम की भावना, वी फीलिंग जिसे कहते हैं, वो बहुत स्ट्रांग होती है। निर्भरता की भावना, ये सब छोटे साइज की वजह से है। हाँ, गांव में तो लगभग सब एक दूसरे को जानते हैं। कोई भी बात हो फौरन फैल जाती है।
जंगल की आग की तरह, और मुसीबत में पूरा गांव खड़ा हो जाता है। सही। और इसी से जुड़ा है परिवार और पड़ोस का रोल, वो भी बहुत बड़ा होता है। बिल्कुल, परिवार तो सोशल कंट्रोल का मुख्य एजेंट है। शादी, धार्मिक काम, यहां तक कि राजनीतिक झुकाव, सब कुछ परिवार तय करता है या बहुत हद तक प्रभावित करता है। ये गांव को एक तरह की स्थिरता, स्टेबिलिटी देता है। मैकाइवर कहते हैं कि गांव में परिवार इतना हावी होता है कि जिम्मेदारी अक्सर सामूहिक होती है, ग्रुप रिस्पॉन्सिबिलिटी। व्यक्ति का स्टेटस उसके परिवार का स्टेटस होता है। फलाने का बेटा या फलाने की बेटी वाली पहचान। बिल्कुल, खानदान की इज्जत का सवाल होता है। संपत्ति भी परिवार की मानी जाती है और परिवार की राय हर सदस्य पर हावी होती है। और पड़ोस? पड़ोस भी बहुत महत्वपूर्ण है। घर आसपास होते हैं, पड़ोसियों में गहरी जान पहचान होती है, मुश्किल में मदद करते हैं, गपशप के टॉपिक कॉमन होते हैं और हर कोई पूरे पड़ोस की निगरानी में रहता है एक तरह से। हाँ, ये तो है। ये जो आपसी लेन-देन है, रेसिप्रोकल रिलेशनशिप, ये सबको कायदे में रखता है। अरे शर्मा जी के यहाँ क्या बन रहा है से लेकर वर्मा जी की बेटी की शादी में सबको लगना है तक सब पता रहता है। सही है। अच्छा, चौथा पॉइंट है जीवन में एक रूपता, होमोजीनियटी ऑफ लाइफ। हाँ, गांव में लोग ज्यादातर एक जैसे होते हैं, जीने का तरीका मिलता जुलता होता है। इसकी मुख्य वजह खेती ही होगी। हाँ बिल्कुल, मुख्य वजह खेती का मुख्य व्यवसाय होना है। दूसरे काम भी होते हैं, पर वो छोटे पैमाने पर होते हैं और कहीं ना कहीं खेती से जुड़े होते हैं, जैसे बढ़ई या लोहार का काम। एक ही मुख्य व्यवसाय और पीढ़ियों से एक ही जगह रहने से जीवन में एक रूपता आ जाती है। शहर की तरह यहाँ बहुत ज्यादा विविधता नहीं मिलती, पहनावे में, भाषा में, खान पान में। ओके। पांचवा, सादगी और कम खर्चीला जीवन, सिंप्लिसिटी एंड फ्रुगैलिटी ऑफ लिविंग। ये गांव की खास पहचान है। ज्यादातर किसानों के पास जमीन कम होती है, पैदावार भी सीमित होती है, कभी मौसम की मार, कभी दूसरी वजह है। तो कड़ी मेहनत से जो मिलता है उसी में गुजारा करते हैं। चोरी डकैती जैसे अपराध भी शहरों के मुकाबले कम होते हैं। लोग ज्यादातर परिवार और जाति के नियमों के हिसाब से एक आदर्शवादी जीवन जीने की कोशिश करते हैं। दिखावा कम होता है मतलब? हाँ, दिखावा या शेखी बगारना कम होता है। जीवन सादा होता है, खुला होता है। भौतिक चीजों के पीछे वो पागलपन नहीं होता जो शहरों में दिखता है। जो है उसी में संतुष्ट रहते हैं। जितनी चादर उतने पैर पसारों वाली सोच। छोटी छोटी खुशियों में संतुष्टि। बिल्कुल। छठी बात, भगवान और धर्म में गहरा विश्वास, फेथ इन गॉड एंड रिलीजन। हाँ, ये भी बहुत स्ट्रांग होता है। गांव के ज्यादातर लोग कम पढ़े लिखे और कह सकते हैं बाहरी दुनिया से अनजान, इग्नोरेंट होते हैं। इसलिए भगवान और धर्म में उनकी आस्था मजबूत होती है। और प्रकृति पर निर्भरता भी एक कारण होगा। बिल्कुल, वो प्रकृति के बहुत करीब होते हैं और प्रकृति कई बार भारी नुकसान भी पहुंचाती है। बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया। इसलिए लोग प्राकृतिक शक्तियों से डरते हैं और उनके गुस्से से बचने के लिए उनकी पूजा करते हैं। प्रकृति से ये करीबी उनके नजरिए को तय करती है, जमीन को लेकर, जानवरों को लेकर, सेहत को लेकर, आपदाओं को लेकर। धर्म उनके जीवन का एक अहम हिस्सा बन जाता है। जैसे बारिश के लिए पूजा करना या बीमारी को देवी का प्रकोप मानना। हाँ, इस तरह की चीजें। सातवां, समूह भावना और आपसी सहयोग, ग्रुप फीलिंग एंड म्यूचुअल कोऑपरेशन। गांव में परोपकार, ऑल्ट्रुइज्म की भावना मजबूत होती है। लोग गांव के लिए अपना हित, यहां तक कि जान तक कुर्बान करने को तैयार रहते हैं, ऐसा माना जाता है। जीवन सहयोग और आपसी समझ पर आधारित होता है। खेती में तो वैसे भी सहयोग चाहिए होता है। खेती जो मुख्य काम है वो खुद ही एक तरह का सहकारी उद्यम, कोऑपरेटिव एंटरप्राइज है, जिसमें बहुत लोगों की जरूरत पड़ती है, बुआई में, कटाई में। इसलिए सहयोग उनकी जरूरत भी है। और ये सहयोग प्यार, स्नेह, सद्भावना, गुडविल और अपनेपन, फेलो फीलिंग पर आधारित होता है। इससे रिश्ते गहरे और स्थायी बनते हैं। जैसे श्रमदान करना या शादी ब्याह में एक दूसरे की मदद करना। बिल्कुल। आठवीं विशेषता, समान विचारधारा और संस्कृति, कॉमन आइडियोलॉजी एंड कल्चर। ये होमोजेनिटी वाले पॉइंट से जुड़ा है। एक सीमित इलाके में सालों या पीढ़ियों तक साथ रहने से एक कॉमन विचारधारा और विश्वास पैदा हो जाते हैं। राजनीति, धर्म, रीति रिवाजों पर गांव वालों के विचार अक्सर मिलते जुलते होते हैं। वे कॉमन सांस्कृतिक लक्षण, कल्चरल ट्रेट्स अपनाते हैं। व्यवहार के तरीके, बिहेवियरल पैटर्न्स भी कॉमन होते हैं और कॉमन रीति रिवाजों, जैसे गांव की अपनी लोक कथाएं होती हैं, त्योहार मनाने के खास तरीके होते हैं। हाँ, वही सब। नवीं बात, स्पेशलाइजेशन की कमी, लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन।
गांव में आधुनिक अर्थों वाला स्पेशलाइजेशन बहुत कम या नहीं के बराबर होता है। अच्छा। हाँ, व्यवसायों में भी हालांकि अलग अलग वर्गों के अलग काम माने जाते हैं, पर वैसा स्पेशलाइजेशन नहीं होता जैसा शहरों में होता है। जैसे खेती कई जातियों के लोग करते हैं। स्पेशलाइजेशन की कमी से नए विचार, इनोवेशन और खोज, डिस्कवरी कम होते हैं। लोग वैज्ञानिक सिद्धांतों, साइंटिफिक टेनेट्स से ज्यादा ट्रेडिशनल नॉर्म से चलते हैं। जैसे शहर में हर छोटी चीज का स्पेशलिस्ट डॉक्टर होता है, हाँ, गांव में अक्सर एक ही वैद्य या डॉक्टर कई तरह की बीमारियां देखता है। बिल्कुल सही उदाहरण है। 10वीं, जनसंख्या का कम घनत्व, लो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। ये तो साफ दिखता है। शहरों की तुलना में गांव में कम जगह में कम लोग रहते हैं। शहर में छोटी सी जगह में बहुत लोग ठूसे होते हैं, हाई डेंसिटी होती है। जबकि गांवों में लोग बड़ी जमीन पर फैले होते हैं, जिससे घनत्व कम रहता है। खुले खेत बनाम ऊंची इमारतें, ये फर्क साफ है। 11वीं, मेहनती और कष्ट सहने वाले, हार्ड वर्किंग एंड पेन्सटेकिंग। गांव के लोग बहुत मेहनती होते हैं। उनका जीवन प्रकृति पर निर्भर करता है, तो उन्हें मेहनत करनी ही पड़ती है। हाँ, बिना मेहनत के तो गुजारा नहीं। वो गर्मी, सर्दी, बारिश, तूफान से घबराते नहीं। जीवन की कठोर परिस्थितियां और खेती के मुश्किल काम उन्हें बचपन से ही शारीरिक रूप से मजबूत और कष्ट सहने वाला बना देते हैं। 12वीं विशेषता थोड़ी दुखद है, गरीबी और अशिक्षा, पॉवर्टी एंड इलिटरेसी। हाँ, ये गांव के जीवन के स्थायी साथी जैसे रहे हैं। जमीन पर दबाव बढ़ता है तो वो छोटे टुकड़ों में बंट जाती है, फ्रैगमेंटेड हो जाती है, जिससे पैदावार कम होती है। बहुत से भूमिहीन मजदूर भी होते हैं। आमदनी कम होती है तो लोग मोटा अनाज खाते हैं, मोटे कपड़े पहनते हैं। और शिक्षा? बढ़ती गरीबी उन्हें शुरुआती शिक्षा, एलिमेंट्री एजुकेशन से भी वंचित रखती है। महंगी तकनीकी या विशेष शिक्षा तो बहुत दूर की बात है। जो थोड़े बहुत लोग पढ़ा सकते हैं, वे भी अक्सर अंधविश्वासों, ब्लाइंड बिलीव्स और धार्मिक हठधर्मिता, रिलीजियस डॉगमाज में फंसे होते हैं, जिससे आगे पढ़ने की इच्छा या जरूरत महसूस नहीं होती। किसानों की आत्महत्याएं या ग्रामीण स्कूलों की हालत, ये सब इसी से जुड़ा है। हाँ, बिल्कुल। 13वीं, जाति व्यवस्था, कास्ट सिस्टम। ये गांव समुदाय की एक बहुत ही खास और जटिल विशेषता है। पूरा गांव जाति के आधार पर कई समूहों में बटा होता है, और इसका असर हर चीज पर होता है। हाँ, सामाजिक जीवन के सभी महत्वपूर्ण पहलू, मेलजोल, धार्मिक अनुष्ठान, यहाँ तक कि व्यवसाय, सब जातिगत नियमों से प्रभावित होते हैं। जाति पंचायतें इन्हें तय करती हैं और लागू करवाती हैं। ये आज भी एक संवेदनशील मुद्दा है। बिल्कुल है। 14वीं, गतिशीलता और बदलाव की धीमी रफ्तार, लेस इंटेंसिटी ऑफ मोबिलिटी एंड चेंज। गांव में सामाजिक गतिशीलता, सोशल मोबिलिटी कम होती है। लोग आमतौर पर वही व्यवसाय करते हैं जो पीढ़ियों से चला आ रहा है। मतलब पेशा बदलना आसान नहीं। बिल्कुल नहीं। व्यवसाय या जाति बदलना आसान नहीं होता। किसी का स्टेटस और पद जन्म से ही एक खास जाति और परिवार में तय हो जाता है। रीति रिवाज, परंपराएं और मूल्य प्रणाली, वैल्यू सिस्टम इतने कठोर, रिजिड होते हैं कि सामाजिक बदलाव, सोशल चेंज की रफ्तार बहुत धीमी होती है। इसीलिए गांव कम प्रगतिशील माने जाते हैं। हाँ, तुलनात्मक रूप से। स्मिथ ने कहा था ना कि शहरी समुदाय तेजी से बहती नदी जैसा है, जबकि ग्रामीण समुदाय शांत तालाब जैसा। और जिमरमैन ने भी कुछ कहा था। हाँ, जिमरमैन ने कहा था, ग्रामीण समुदाय बाल्टी में रखे शांत पानी जैसा है और शहरी समुदाय केतली में उबलते पानी जैसा। क्या बात है, मतलब बदलाव बहुत धीरे आता है। हाँ, आज भी कई गांवों में अंतरजातीय विवाह या पारंपरिक पेशे को छोड़ना मुश्किल होता होगा। बिल्कुल होता है। 15वीं, स्थानीय स्वशासन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। पुराने जमाने में गांव काफी हद तक स्वतंत्र, आत्मनिर्भर और स्वायत्त ऑटोनॉमस संगठन थे। अच्छा। हाँ, गांव वाले अपने मामले खुद ही सुलझाते थे। पारंपरिक संस्थाएं थीं, जैसे जाति पंचायत और गांव पंचायत। हर गांव एक छोटा गणराज्य, लिटिल रिपब्लिक जैसा था। आजकल सरकार इन गणराज्यों को फिर से संगठित करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि बीच में इनका प्रभाव कम हो गया था। ये स्थानीय स्वशासी निकाय, लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडीज, अनौपचारिक तरीकों से गांव का रोजमर्रा का जीवन चलाते हैं और उसकी सामाजिक आर्थिक पहचान, सोशो इकोनॉमिक आइडेंटिटी बनाए रखते हैं। आज की ग्राम पंचायतें इसी का विकसित रूप है। हाँ, कह सकते हैं। 16वीं, सामाजिक नियंत्रण की कठोरता, रिजिडिटी ऑफ सोशल कंट्रोल। गांव में परिवार, जाति परिषद, पड़ोस समूह जैसी जो प्राथमिक संस्थाएं हैं, वो सामाजिक नियंत्रण रखने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ये कैसे कंट्रोल करती हैं? ये ज्यादातर अनौपचारिक तरीकों से लोगों के व्यवहार को नियंत्रित करती हैं। क्योंकि मूल्य प्रणाली और रीति रिवाज कठोर होते हैं, इसलिए इन अनौपचारिक नियमों का पालन करना सदस्यों के लिए अनिवार्य, ऑब्लिगेटरी हो जाता है। मतलब लोग भटकने से डरते हैं। हाँ,
भटकने की गुंजाइश कम होती है। और अगर कोई ऐसा करता है तो समाज अनौपचारिक तरीके से ही सही पर कड़ी आलोचना करता है, सजा देता है। जैसे समाज से बहिष्कृत कर देना या हुक्का पानी बंद कर देना। बिल्कुल। और 17वीं आखिरी विशेषता परंपरा, ट्रेडिशन। सदियों पुरानी परंपरा गांव समुदाय की खासियत है। गांव रिवाजों और परंपराओं से बंधा होता है। कस्टम बाउंड एंड ट्रेडिशन रिडन। गांव वालों का दिमाग पारंपरिक विश्वासों और आस्थाओं से इतना भरा होता है कि नए विचारों का फैलना, डिफ्यूजन, बहुत धीमा होता है। जैसे खेती के नए तरीकों या सामाजिक सुधारों को अपनाने में हिचकिचाहट होती है। हाँ बिल्कुल, परंपरा का बहुत मजबूत होल्ड होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अब डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ विलेज कम्युनिटीज। ये अपने आप में एक पूरी दुनिया है। सोचिए ना, कैसे अलग अलग क्लाइमेट, हिस्ट्री और लोगों की ज़रूरतों ने कितने यूनिक तरह के गांव बना दिए। वो बर्फीले रूस का मिर हो, जर्मनी का मार्क हो, या फिर अपना भारतीय ग्राम। बिल्कुल, या फ्यूडल यूरोप के गांव, अमेरिकन गांव, सब कितने अलग हैं। हाँ, और फिर इजराइल का किबुत्स भी है। मतलब डाइवर्सिटी तो बहुत है, बहुत ज्यादा। और ये फर्क सिर्फ ज्योग्राफी का नहीं है जैसा आपने कहा, असली अंतर तो उनके सोशल सिस्टम्स में है, उनके फोक कल्चर्स, उनके ट्रेडिशंस, उनके पास्ट स्ट्रक्चर्स में है। आप सोचिए, एक जगह जहाँ लोग मौसम के हिसाब से घूमते रहते हैं, उनका समाज एक जगह टिक कर खेती करने वालों से बिल्कुल अलग डेवलप होगा, है ना? सही बात है। तो इसीलिए सोशल थिंकर्स और सोशियोलॉजिस्ट ने इन गांवों को समझने के लिए अलग अलग फैक्टर्स के आधार पर क्लासिफाई करने की कोशिश की है। ये क्लासिफिकेशंस मतलब हमें इन कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज को बेहतर समझने में मदद करते हैं। हाँ, तो चलिए इन्हीं क्लासिफिकेशंस की परतों को खोलते हैं। देखते हैं कि गांव को किन किन नजरियों से देखा जा सकता है। कौन सा क्लासिफिकेशन सबसे पहले उठाएं? ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि इस पूरी डाइवर्सिटी को समझने के लिए क्या फ्रेमवर्क्स बनाए गए हैं। हम शुरुआत एक बहुत ही फंडामेंटल चीज से कर सकते हैं, रेजिडेंस यानी निवास के आधार पर क्लासिफिकेशन। इसे 20वीं सदी के शुरुआती दौर के एक ह्यूमन ज्योग्राफर थे, हारल्ड जे पीक, उन्होंने प्रपोज किया था। अच्छा। ये इस बात पर फोकस करता है कि लोग एक जगह पर कितना टिकते हैं या क्यों नहीं टिकते। इसमें 3 मुख्य प्रकार हैं। पहला है माइग्रेटरी विलेजेस। नाम सुनकर ही लगता है जैसे बंजारे या वो पुराने जमाने के हंटर गैदरर्स जो एक जगह टिकते ही नहीं थे। हाँ, कॉन्सेप्ट बिल्कुल वही है। माइग्रेटरी विलेजेस में रहने वाले लोग किसी एक जगह पर कुछ महीनों या ज्यादा से ज्यादा एक सीजन के लिए ही बसेरा डालते हैं। उनका पूरा जीवन मतलब सीधे तौर पर नेचुरल रिसोर्सेज पर डिपेंड करता है। जंगली फल फूल इकट्ठा करना, जानवरों का शिकार करना वगैरह। जैसे ही उस इलाके में खाने पीने का सामान कम होता है या मान लीजिए मौसम बहुत प्रतिकूल हो जाता है, पूरा का पूरा ग्रुप अपना टेम्परेरी कैंप उठाता है और किसी नई ज्यादा प्रॉमिसिंग जगह की तलाश में निकल पड़ता है। मतलब सर्वाइवल मोड में ही रहते हैं हमेशा। बिल्कुल। इसका मतलब समझिए, यहाँ कोई परमानेंट घर नहीं होते, जमीन पर ओनरशिप का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता और मटेरियल पोजीशंस भी बहुत कम होते हैं क्योंकि सब कुछ साथ लेकर घूमना होता है ना। हाँ, लॉजिकल है। सोशल स्ट्रक्चर भी अक्सर काफी सिंपल और फ्लेक्सिबल होता है। ये प्रकृति के साथ एक बहुत सीधा लेकिन उतना ही अनिश्चित रिश्ता है। सर्वाइवल ही सबसे बड़ा ड्राइवर है। आज भी दुनिया के कुछ बेहद रिमोट इलाकों में ऐसी कम्युनिटीज मिल सकती हैं। गॉट इट। दूसरा टाइप है सेमी परमानेंट विलेजेस। जैसा नाम से लग रहा है, ये माइग्रेटरी से थोड़े ज्यादा स्टेबल होते होंगे, आधा पक्का आधा कच्चा टाइप का। एग्जैक्टली, सही पकड़ा आपने। सेमी परमानेंट एग्रीकल्चरल विलेजेस में लोग कुछ सालों तक एक जगह रहते हैं। इनके माइग्रेशन का कारण नेचुरल रिसोर्सेज का खत्म होना नहीं, बल्कि जमीन की प्रोडक्टिविटी का कम हो जाना होता है। अच्छा। तो ये माइग्रेटरी वालों से ज्यादा समय तक एक जगह टिकते हैं, लेकिन ये परमानेंट सेटलमेंट नहीं होता। इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ लोग अक्सर थोड़ी बहुत फार्मिंग करना सीख जाते हैं और गाय बकरी जैसे जानवर भी पालने लगते हैं, लेकिन इनकी फार्मिंग टेक्निक्स काफी बेसिक होती हैं। आमतौर पर ये लोग किसी जंगल या झाड़ियों वाले इलाके को साफ करने के लिए उसे जला देते हैं, जिसे हम स्लैश एंड बर्न कहते हैं। अरे हाँ, झूम कल्टीवेशन। हाँ बिल्कुल, या भारत में कई जगह झूम कल्टीवेशन कहते हैं। फिर उस राख वाली जमीन पर बीज बिखेर गिरते हैं, बारिश होती है, कुछ फसल मिल जाती है और कुछ साल गुजारा चल जाता है। हाँ, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में काफी सुना है इसके बारे में। वहाँ कई ट्राइबल कम्युनिटीज पारंपरिक रूप से यही करती आई हैं।
जब जमीन की उपज कुछ सालों बाद कम होने लगती है तो वो उस जगह को छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं ताकि जमीन नेचुरली रीजनरेट हो सके। तो ये एक तरह से फार्मिंग की शुरुआत है, पर सेटल्ड लाइफ अभी पूरी तरह नहीं आई। बिल्कुल, ये नोमैडिक और सेटल्ड लाइफ के बीच का एक ट्रांजिशनल फेज है एक तरह से। इसमें कुछ हद तक स्टेबिलिटी आती है, कुछ सालों के लिए घर बनते हैं, लेकिन लोगों को पता होता है कि ये परमानेंट नहीं है, आगे बढ़ना पड़ेगा। ये दिखाता है कि कैसे इंसान धीरे धीरे एनवायरनमेंट को मॉडिफाई करना सीख रहा था, लेकिन अभी भी पूरी तरह उस पर कंट्रोल नहीं कर पाया था। और तीसरा टाइप, परमानेंट एग्रीकल्चरल विलेजेस। ये तो बिल्कुल अपने जाने पहचाने गांव जैसा है, जहां पीढ़ियों से लोग रह रहे हैं, खेत हैं, घर हैं। प्रिसाइसली, एग्जैक्टली। इस तरह के गांवों में लोग पीढ़ी दर पीढ़ी स्थायी रूप से रहते हैं। यहाँ माइग्रेशन का कारण जमीन की फर्टिलिटी खत्म होना नहीं होता, क्योंकि लोग एडवांस्ड फार्म प्रैक्टिसेस डेवलप कर लेते हैं, जैसे हल चलाना, सिंचाई के तरीके खोजना, खाद का इस्तेमाल करना, क्रॉप रोटेशन करना। हाँ, ताकि जमीन चलती रहे। हाँ, जिससे जमीन की प्रोडक्टिविटी बनी रहे। और यहीं से असली कम्युनिटी लाइफ डेवलप होती है। एक प्रॉपर विलेज ऑर्गेनाइजेशन बनता है, नियम कानून बनते हैं, पंचायतें या स्थानीय शासन के रूप उभरते हैं। अपने गांव के भीतर और पड़ोसी गांवों के साथ गहरे सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रिलेशंस बनते हैं। यहाँ परमानेंट घर बनते हैं, मिट्टी के, पत्थर के, ईंट के। घरों की संख्या कुछ परिवारों से लेकर हजारों तक। हाँ, हजारों तक हो सकती हैं। भारत के ज्यादातर मैदानी इलाकों के गांव इसी कैटेगरी में आते हैं। इस परमानेंस ने ही कॉम्प्लेक्स सोशल हिरार्कीज, कास्ट सिस्टम्स और गहरी कल्चरल ट्रेडिशंस को जन्म दिया। तो रेजिडेंस के हिसाब से ये एवोल्यूशन समझ आया, घूमने वाले, कुछ साल टिकने वाले और फिर हमेशा के लिए बस जाने वाले। लेकिन सिर्फ बस जाना काफी नहीं है, कैसे बसते हैं वो भी मायने रखता होगा। अब सेटलमेंट पैटर्न के हिसाब से क्लासिफिकेशन देखते हैं। सुना है जर्मन सोशियोलॉजिस्ट माइटसन ने इस पर काम किया था। उन्होंने बताया कि घर पास पास हैं या दूर दूर, इससे भी फर्क पड़ता है। हाँ, माइटसन ने बसावट के पैटर्न, यानी घर एक दूसरे के रिलेशन में कैसे स्थित है, इस आधार पर दो मुख्य प्रकार बताए, न्यूक्लिएटेड और डिस्पर्स्ड विलेजेस। न्यूक्लिएटेड विलेज, जैसे न्यूक्लियस होता है सेल का, सब कुछ सेंटर में जमा, मतलब सारे घर एक जगह, एक गुच्छे में। बिल्कुल। न्यूक्लिएटेड विलेजेस में सारे घर एक सेंट्रल क्लस्टर में होते हैं, जिससे बस्ती काफी घनी, डेंस हो जाती है। परिवार एक दूसरे के बिल्कुल पड़ोस में रहते हैं। दरवाजा खोलो तो सामने वाले का आंगन दिख जाए, उस टाइप का। हाँ हाँ। इसका नतीजा होता है कि लोगों का रोज का मिलना जुलना, बातचीत, लेन देन बहुत ज्यादा होता है। एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कॉमन लाइफ बनती है। कम्युनिटी वाली फीलिंग स्ट्रांग होती होगी। बहुत स्ट्रॉन्ग। इनके खेत अक्सर गांव की बस्ती के चारों तरफ फैले होते हैं। किसान सुबह अपने खेतों पर काम करने जाते हैं और शाम को बस्ती में अपने घरों को लौट आते हैं। ये खेत अलग अलग छोटे प्लॉट्स में बिखरे हुए भी हो सकते हैं, या फिर बाद में चकबंदी वगैरह हो गई तो कंसोलिडेटेड ब्लॉक में भी। उत्तर भारत के ज्यादातर मैदानी गांव क्लासिक एग्जाम्पल्स हैं इसके। इसका सोशल इम्पैक्ट बहुत गहरा होता है। एक तरफ तो कम्युनिटी फीलिंग, भाईचारा, सुख दुख में इमीडिएट सपोर्ट मिलता है। हाँ, जरूरत पड़ने पे सब आ जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन दूसरी तरफ प्राइवेसी ना के बराबर होती है। गॉसिप, दूसरों के मामलों में दखलंदाजी, सोशल प्रेशर भी बहुत ज्यादा होता है। वो कहते हैं ना, गांव में कुछ छुपा नहीं रहता, वो वाली बात। सही बात है। ये स्ट्रक्चर अक्सर रिजिड सोशल हायरार्कीज को भी सपोर्ट करता है, क्योंकि सब एक दूसरे पर नजर रखते हैं। ये कम्युनिटी वर्सेस प्राइवेसी वाला ट्रेड ऑफ तो है, जैसे शहरों में पुरानी चाल या घनी बस्तियों में होता है। अच्छा, और दूसरा टाइप, स्कैटर्ड या डिस्पर्स्ड विलेजेस, ये बिल्कुल उल्टा होगा फिर। फार्म हाउस वाले गांव टाइप। करेक्ट, बिल्कुल सही। स्कैटर्ड विलेजेस में परिवार एक बड़े जियोग्राफिकल एरिया में फैले होते हैं। लोग अक्सर अपने अपने खेतों पर बने घरों या फार्म हाउस में रहते हैं, जो एक दूसरे से काफी दूर हो सकते हैं, कई 100 मीटर या किलोमीटर भी। अच्छा। जाहिर है, जब घर इतने बिखरे हुए होते हैं तो रोजमर्रा का फेस टू फेस कांटेक्ट कम होता है। सोशल लाइफ न्यूक्लिएटेड विलेज से काफी अलग होती है। दिन प्रतिदिन की गपशप, छोटा मोटा लेन देन शायद कम होता है। लेकिन अगर लोग इतने दूर दूर हैं, रोज मिलते भी नहीं, तो फिर वो गांव कैसे कहलाएगा? कम्युनिटी वाली फीलिंग कैसे आएगी? फिर तो सब अपने अपने में मस्त रहेंगे। बहुत वाजिब सवाल है ये। देखिए, कम्युनिटी सिर्फ फिजिकल क्लोजनेस से नहीं बनती। रोज का मिलना भले ही कम हो, लेकिन एक शेयर्ड आइडेंटिटी,
एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग जरूर होता है जो इन बिखरे हुए परिवारों को बांधता है। अच्छा। ये जुड़ाव शायद कॉमन फेस्टिवल्स बनाने से आता हो, या शादियों मौत जैसे मौकों पर इकट्ठा होने से, या किसी सांझे धार्मिक स्थल, मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा से, या फिर एक कॉमन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट का हिस्सा होने से। एक अदृश्य धागा उन्हें फिर भी जोड़े रहता है। जैसे केरला के बैकवाटर्स में या पहाड़ी इलाकों उत्तराखंड, हिमाचल में अक्सर घर खेतों के बीच दूर दूर बने होते हैं। वहां शायद रोज शाम को चौपार पर बैठने वाली बात ना हो, लेकिन जरूरत पड़ने पर या त्योहारों पर सब एक होते हैं। हाँ, त्योहारों पे तो सब मिलते होंगे। बिल्कुल। यहाँ प्राइवेसी ज्यादा मिलती है, अपनी जमीन पर ज्यादा कंट्रोल होता है, लेकिन न्यूक्लिएटेड विलेज जैसा इमीडिएट कम्युनिटी सपोर्ट शायद न मिले। इमरजेंसी में मदद पहुंचने में वक्त लग सकता है। सोशल कंट्रोल भी कमजोर हो सकता है। इंटरेस्टिंग। तो गांव का नक्शा भी उसके सोशल कैरेक्टर को तय करता है। चलिए, अब ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर क्लासिफिकेशन देखते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन किस चीज का? जमीन का, काम करने के तरीके का? इसमें कौन कौन से टाइप्स हैं? हाँ, ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर क्लासिफिकेशन इस बात पर फोकस करता है कि गांव में प्रोडक्शन के साधन, यानी वो चीजें जिनसे कमाई होती है, जैसे जमीन, औजार, जानवर, किसके कंट्रोल में है और काम कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है। इसमें मुख्य रूप से 3 कैटेगरीज देखी जा सकती हैं: कोऑपरेटिव, सेमी कलेक्टिव और कलेक्टिव विलेजेस। पहला, कोऑपरेटिव विलेजेस। नाम से ही लग रहा है सहकारी, जैसे वो कोऑपरेटिव बैंक या अमूल वाला मॉडल। हाँ, बिल्कुल वही कोऑपरेटिव स्पिरिट यहाँ फार्मिंग में दिखती है। कोऑपरेटिव विलेजेस में जमीन तो इंडिविजुअली ओन्ड होती है, यानी हर किसान परिवार की अपनी जमीन होती है, उसके लीगल राइट्स होते हैं। ठीक है। लेकिन फार्मिंग को ज्यादा एफिशिएंट और प्रॉफिटेबल बनाने के लिए लोग स्वेच्छा से कुछ कामों के लिए अपने रिसोर्सेज पूल करते हैं, जैसे मिलकर महंगा ट्रैक्टर खरीदना या उसका इस्तेमाल करना, सिंचाई के लिए कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, या अपनी उपज को कलेक्टिव मार्केटिंग के जरिए बेचना। समझ गया। यहाँ अक्सर कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनती हैं जो सदस्यों को सस्ते दामों पर बीज, खाद, कीटनाशक या घर का सामान मुहैया कराती हैं। इजराइल के मोसाविम विलेजेस इसका बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है, जहां प्राइवेट लैंड ओनरशिप के साथ स्ट्रॉन्ग कोऑपरेटिव फार्मिंग प्रैक्टिसेस को मिलाया गया है। अच्छा। भारत में भी कई जगहों पर कोऑपरेटिव फार्मिंग के प्रयोग हुए हैं। जर्मनी के पुराने सैक्सन गांव भी कुछ इसी तरह के थे। इसका फायदा ये है कि छोटे किसान भी लार्ज स्केल फार्मिंग के बेनिफिट्स उठा सकते हैं, बिना अपनी जमीन का मालिकाना हक खोए। ये तो काफी प्रैक्टिकल और बैलेंस्ड अप्रोच लगता है। इंडिविजुअल ओनरशिप भी बनी रहे और कलेक्टिव एक्शन का फायदा भी मिले। लेकिन क्या इसमें कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होते होंगे कि किसने ज्यादा कंट्रीब्यूट किया, किसको ज्यादा बेनिफिट मिला? बिल्कुल होते हैं। ये आसान नहीं होता चलाना। कोऑपरेटिव सिस्टम्स को चलाना आसान नहीं होता। ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी और फेयर रूल्स बहुत जरूरी होते हैं। अब देखते हैं दूसरा टाइप, सेमी कलेक्टिव विलेजेस। इसमें आधा कलेक्टिव क्या है? हाँ, ये सेमी कलेक्टिव क्या चीज है? देखिए, सेमी कलेक्टिव विलेजेस में मामला कोऑपरेटिव से काफी आगे बढ़ जाता है। यहाँ जमीन किसी इंडिविजुअल की नहीं होती, बल्कि कलेक्टिव बॉडी यानी पूरे गांव की साझी संपत्ति मानी जाती है। जमीन के साथ साथ प्रोडक्शन के दूसरे साधन जैसे ट्रैक्टर, औजार, जानवर, ये सब भी कलेक्टिवली ओन्ड होते हैं। सारे सक्षम लोग मिलकर साझे खेतों पर काम करते हैं। ठीक है। फर्क कंजम्पशन में भी आता है। लोगों को जो मिलता है वो गांव की कुल इनकम के आधार पर उनका मंथली या एनुअल हिस्सा होता है। क्रूशियल बात यह है कि ये हिस्सा इस आधार पर तय नहीं होता कि किसने कितने घंटे काम किया या कितना प्रोडक्शन किया। तो फिर कैसे? बल्कि हर परिवार को उसका कोटा या हिस्सा परिवार में मेंबर्स की संख्या, न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ के हिसाब से मिलता है। मतलब परिवार बड़ा तो हिस्सा ज्यादा, चाहे काम करने वाले कमी क्यों ना हो। अरे, ये तो सोशलिस्ट मॉडल जैसा लग रहा है। बिल्कुल, ये मॉडल साफ तौर पर सोशलिस्ट या कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी से प्रेरित लगता है। इसका एम इकोनॉमिक इक्वालिटी लाना और इंडिविजुअल वेल्थ एक्यूमुलेशन को रोकना है। कलेक्टिव गुड को इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन से ऊपर रखा गया है। सुनने में आदर्शवादी लगता है, लेकिन इसमें मोटिवेशन और एफिशिएंसी का बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर ज्यादा मेहनत करने पर भी उतना ही मिलना है जितना कम मेहनत करने वाले को, सिर्फ फैमिली साइज के आधार पर, तो लोग ज्यादा मेहनत क्यों करेंगे? वो फ्री राइडर प्रॉब्लम आने का खतरा रहता है।
हाँ, इंसेंटिव वाला पॉइंट बहुत क्रूशल है। इंसान की फितरत शायद ऐसी है कि एफर्ट और रिवॉर्ड का सीधा कनेक्शन देखना चाहता है। और तीसरा, कलेक्टिव विलेजेस। ये तो नाम से ही लग रहा है कि यहाँ कलेक्टिविज्म अपनी एक्सट्रीम फॉर्म में होगा। बिल्कुल, ये सबसे ज्यादा कलेक्टिवाइज्ड फॉर्म है। कलेक्टिव विलेज एक पूरी तरह से कम्युनल सेटलमेंट होता है, जहां न सिर्फ जमीन और प्रोडक्शन के साधन बल्कि लगभग सारी प्रॉपर्टी कलेक्टिवली ओन्ड होती है। सब कुछ। हाँ, रहने सहने से लेकर खाने पीने, बच्चों की परवरिश तक सब कुछ कलेक्टिव बेसिस पर ऑर्गेनाइज किया जाता है। इंडिविजुअल ओनरशिप का कॉन्सेप्ट लगभग खत्म ही कर दिया जाता है। बाप रे। गांव के सदस्य बस अपना लेबर कॉमन पूल में कंट्रीब्यूट करते हैं। बदले में कम्युनिटी उनके जीवन की सभी बेसिक जरूरतों का ध्यान रखती है। खाना, कपड़े, घर, शिक्षा, मेडिकल केयर, सब कुछ। अच्छा। अक्सर ऐसे गांव में कॉमन डाइनिंग हॉल होता है, जहां सब साथ खाते हैं। कॉमन स्टोर होता है, कॉमन लॉन्ड्री होती है और कम्युनल किंडरगार्टन या क्रैश होते हैं, जहां बच्चों की दिन भर देखभाल होती है ताकि पेरेंट्स काम कर सकें। बच्चों की भी देखभाल? हाँ, यहाँ तक कि बूढ़े और डिसेबल्ड लोगों की देखभाल की जिम्मेदारी भी कम्युनिटी कॉमन फंड से उठाती है। वाओ, ये तो कमाल है। मतलब क्रेडल टू ग्रेव सिक्योरिटी, रोटी कपड़ा मकान तालीम सेहत सब गारंटेड। आपको बस कम्युनिटी के लिए काम करना है और अपनी सारी पर्सनल प्रॉपर्टी और काफी हद तक पर्सनल चॉइसेस को कॉमन गुड के लिए सैक्रिफाइस करना है। ये मॉडल जबरदस्त सोशल सिक्योरिटी और कम्युनिटी बॉन्डिंग तो देता है, लेकिन इंडिविजुअल फ्रीडम, प्राइवेसी और पर्सनल चॉइस पर बहुत बड़े सवाल खड़े करता है। हाँ, वो तो है। क्या हर कोई ऐसे माहौल में खुश रह सकता है जहां मेरा कुछ ना हो, सब हमारा हो? क्या ये ह्यूमन नेचर के खिलाफ जाता है? ये बहुत बड़े सोशल एक्सपेरिमेंट्स हैं, जिनके अपने गहरे फायदे और नुकसान दोनों हैं। वक्त के साथ किबुत्स में भी काफी बदलाव आए हैं, उनमें भी इंडिविजुअलिस्टिक एलिमेंट्स बढ़े हैं। सही है। ये तीनों मॉडल्स कोऑपरेटिव, सेमी कलेक्टिव, कलेक्टिव दिखाते हैं कि मिलकर रहने और काम करने के कितने अलग-अलग मतलब हो सकते हैं, कितनी अलग फिलॉसफीज हो सकती हैं। अब आते हैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर पर, खासकर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, लैंड ओनरशिप। जमीन किसके नाम है, इससे गांव की पूरी डायनामिक्स बदल जाती होगी। बिल्कुल। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में, जहां जमीन सिर्फ इकोनॉमिक एसेट नहीं बल्कि सोशल स्टेटस और पावर का सिंबल भी रही है, लैंड ओनरशिप पैटर्न्स गांवों के स्ट्रक्चर को समझने के लिए बेहद क्रूशियल हैं। इसके आधार पर मुख्य रूप से दो कैटेगरीज बताई गई हैं, लैंडलॉर्ड विलेजेस और रायतवारी विलेजेस। लैंडलॉर्ड विलेजेस, नाम सुनते ही जमींदारी सिस्टम, पुरानी हिंदी फिल्में लगान, मुंशी जी, वो सब याद आ जाता है। हाँ, कॉन्सेप्ट वही है। इन गांवों में जमीन का मालिकाना हक, ओनरशिप, किसी एक डोमिनेंट परिवार या कुछ गिने चुने परिवारों के पास केंद्रित होता है, जिन्हें लैंडलॉर्ड्स कहते थे। जमींदार, जागीरदार, इनामदार, अलग अलग नाम थे। जमीन पर सारे अधिकार इनके होते थे, लेकिन ये खुद खेती में नहीं करते थे। ये जमीन को छोटे छोटे टुकड़ों में टेनेंट्स को देते थे, किसानों, काश्तकारों, बटाईदारों को खेती के लिए। और फिर उनसे लगान वसूलते थे। हाँ, बदले में लैंडलॉर्ड्स इन टेनेंट्स पर भारी लगान, रेंट वसूलते थे, जो फसल का एक बड़ा हिस्सा, आधा या उससे भी ज्यादा हो सकता था, या फिर फिक्स्ड कैश अमाउंट। ये लगान चुकाना ही पड़ता था, चाहे सूखा पड़े या बाढ़ आए। लैंडलॉर्ड इस लगान का एक छोटा हिस्सा रेवेन्यू के तौर पर राजा या ब्रिटिश सरकार को देते थे और बाकी बड़ा हिस्सा अपनी अय्याशी और दबदबा कायम रखने पर खर्च करते थे। बाप रे। भारत में आजादी के बाद जब तक जमींदारी उन्मूलन कानून, एबोलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज लागू नहीं हुए, तब तक ऐसे गांव बहुत कॉमन थे। हाँ, सुना है इसके बारे में। ये सिर्फ एक इकोनॉमिक सिस्टम नहीं था, ये एक पूरा पावर स्ट्रक्चर था। लैंडलॉर्ड ही अक्सर गांव का कर्ता धर्ता होता था, न्याय भी उसी के हाथ में, सामाजिक नियम भी वही तय करता था। किसानों का भयानक एक्सप्लॉयटेशन होता था, वो पीढ़ी दर पीढ़ी कर्ज के बोझ तले दबे रहते थे। फिल्मों में भले ही थोड़ा सा एग्जैजरेशन हो, पर असलियत काफी क्रूर थी। सही कहा। वो स्ट्रक्चर ही ऐसा था जो इनइक्वालिटी और एक्सप्लॉयटेशन को परपेचुएट करता था। और दूसरा टाइप, रायतवारी विलेजेस, ये इससे कैसे अलग था? रायतवारी विलेजेस में व्यवस्था बिल्कुल उलट थी। यहाँ जमीन पर मालिकाना हक सीधे किसानों का होता था, जो खुद उस पर खेती करते थे। रैयत का मतलब ही है किसान या कल्टीवेटर। अच्छा, रैयत मतलब किसान। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात, किसान और सरकार के बीच कोई इंटरमीडियरी यानी जमींदार नहीं होता था।
किसान सीधे अपना लगान यानी लैंड रेवेन्यू सरकार को जमा कराते थे। डायरेक्ट सरकार को? हाँ, डायरेक्ट। ब्रिटिश काल में भी साउथ इंडिया यानी मद्रास प्रेसिडेंसी और वेस्ट इंडिया यानी बॉम्बे प्रेसिडेंसी के कुछ हिस्सों में ये सिस्टम लागू किया गया था। आज़ादी के बाद लैंड रिफॉर्म्स का एक बड़ा मकसद जमींदारी खत्म करके किसानों को जमीन का मालिक बनाना था, जिससे रायतवारी व्यवस्था का विस्तार हुआ। थियोरेटिकली इससे किसानों को ज़्यादा ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए थी, एक्सप्लॉयटेशन कम होना चाहिए था। हालांकि रैयतवारी सिस्टम की भी अपनी समस्याएं थीं। कई बार सरकार द्वारा तय किया गया लगान बहुत ज़्यादा होता था, जिसे चुकाना मुश्किल हो जाता था। किसानों को कर्ज लेने के लिए साहूकारों पर निर्भर रहना पड़ता था और वो कर्ज के जाल में फंस जाते थे। वो तो यहाँ भी दिक्कतें थीं। हाँ, दिक्कतें थीं, लेकिन फिर भी लैंडलॉर्ड सिस्टम के मुकाबले इसे किसानों के लिए बेहतर माना गया, क्योंकि कम से कम जमीन का मालिक तो वो खुद था। ये दिखाता है कि सिर्फ ओनरशिप पैटर्न बदलने से सब ठीक नहीं हो जाता। क्रेडिट, मार्केट एक्सेस जैसी दूसरी चीजें भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। कमाल है, देखिए कितने अलग अलग तरीकों से गांव को देखा और समझा जा सकता है। लोग टिकते हैं या नहीं, रेजिडेंस, घर पास पास हैं या दूर, सेटलमेंट, काम मिलकर करते हैं या अकेले, ऑर्गेनाइजेशन, और जमीन का मालिक कौन है, लैंड ओनरशिप। लेकिन सोर्स में एक और नाम आता है, एस.सी. दुबे, जिन्होंने खासतौर पर इंडियन विलेजेस के लिए एक ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव क्लासिफिकेशन दिया। क्या ये इन सबसे अलग है या इनको मिलाकर बनाया गया है? हाँ, एस.सी. दुबे एक बहुत प्रोमिनेंट इंडियन सोशियोलॉजिस्ट और एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने भारतीय गांवों पर काफी गहराई से काम किया। उन्होंने महसूस किया कि भारतीय गांव इतने कॉम्प्लेक्स और डाइवर्स हैं कि उन्हें किसी एक सिंगल क्लासिफिकेशन जैसे सिर्फ सेटलमेंट पैटर्न या ओनरशिप में फिट करना उनकी रियलिटी को ओवर सिंप्लीफाई करना होगा। सही बात है। इसलिए उन्होंने मल्टी डायमेंशनल अप्रोच सुझाया, जिसमें कई क्राइटेरिया को एक साथ देखा जाए। उनके फ्रेमवर्क में मुख्य डायमेंशंस थे। क्या क्या थे वो? पहला, साइज, पॉपुलेशन और लैंड एरिया। गांव कितना बड़ा है, जनसंख्या कितनी है, कुल क्षेत्रफल कितना है, खेती लायक जमीन कितनी है। छोटा पुरवा, मध्यम आकार का गांव या बड़ा कस्बानुमा गांव, सबका सोशल डायनामिक अलग होगा। दूसरा, एथनिक कॉम्पोजिशन एंड कास्ट कॉन्स्टिट्यूशन। गांव में कौन कौन सी जातियां और समुदाय जैसे ट्राइबल ग्रुप्स रहते हैं, उनकी रिलेटिव न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ क्या है, उनके बीच हायरार्की और सोशल रिलेशंस कैसे हैं, कौन सी जाति डोमिनेंट है। ये भारतीय गांव का शायद सबसे क्रिटिकल एस्पेक्ट है। हाँ, कास्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया में। बिल्कुल। तीसरा, पैटर्न ऑफ लैंड ओनरशिप। जैसा हमने अभी डिस्कस किया, क्या जमीन कुछ लैंडलॉर्ड्स के पास है या ज्यादातर किसान खुद मालिक रैयतवारी हैं या कोई और मिला जुला पैटर्न है। ठीक है। चौथा, स्ट्रक्चर ऑफ अथॉरिटी एंड पावर। गांव में असल पावर किसके हाथ में है? क्या ट्रेडिशनल एलीट जैसे ऊंची जाति के लोग या पुराने जमींदार परिवार का दबदबा है, या इलेक्टेड पंचायत ज्यादा पावरफुल है? किसे क्या प्रिविलेजेस हासिल है? पावर स्ट्रक्चर मतलब? हाँ, पावर स्ट्रक्चर। पांचवा, डिग्री ऑफ आइसोलेशन एंड लिंकेज। गांव बाहरी दुनिया से कितना जुड़ा हुआ है? क्या वो बहुत आइसोलेटेड है या पास के शहर कस्बे से उसका अच्छा कनेक्शन, रोड, ट्रांसपोर्ट, मार्केट है? और छठा, लोकल ट्रेडिशंस। हर गांव या इलाके की अपनी खास रीति रिवाज, मान्यताएं, मेले, त्योहार होते हैं जो उसे एक यूनिक आइडेंटिटी देते हैं। मतलब दुबे साहब का कहना था कि आप किसी भारतीय गांव को सही मायने में तभी समझ सकते हैं जब आप इन सभी फैक्टर्स को एक साथ देखें। सिर्फ ये कह देना कि ये एक रैयतवारी गांव है काफी नहीं है। एग्जैक्टली। हो सकता है वो रैयतवारी गांव छोटा हो, एक ही डोमिनेंट कास्ट का हो और बाहरी दुनिया से कटा हुआ हो। इसकी तुलना में एक दूसरा रैयतवारी गांव बहुत बड़ा हो सकता है, मल्टीकास्ट हो सकता है, उसमें अलग अलग पावर सेंटर्स हो सकते हैं और वो शहर से अच्छी तरह जुड़ा हो सकता है। दोनों का कैरेक्टर बिल्कुल अलग होगा, भले ही दोनों टेक्निकली रैयतवारी हो। प्रिसाइसली। एग्जैक्टली। डुबे का फ्रेमवर्क भारतीय गांव की इसी जबरदस्त कम्प्लेक्सिटी और डाइवर्सिटी को कैप्चर करने की कोशिश करता है। यह हमें याद दिलाता है कि क्लासिफिकेशंस यूजफुल टूल्स हैं, लेकिन जमीनी हकीकत अक्सर इन साफ सुथरी कैटेगरीज से कहीं ज्यादा मेसी और न्यूएंस्ड होती है। भारतीय गांव को समझने के लिए एक होलिस्टिक पर्सपेक्टिव चाहिए जो उसके सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और कल्चरल डायमेंशंस को एक साथ देख सके। तो ये थे गांव समुदायों के अलग अलग प्रकार और उनको समझने के विभिन्न आधार। रेजिडेंस, सेटलमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, लैंड ओनरशिप से लेकर एस.सी. डुबे के मल्टी डायमेंशनल अप्रोच तक। वाकई गांव की दुनिया अपने आप में बहुत गहरी और परतदार है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
ठीक है, अब चलिए विलेज स्टडीज पर चर्चा करते हैं। हाँ बिल्कुल। ये विलेज स्टडीज यानी भारत के गांव पर जो पढ़ाई हुई है, इसकी कहानी भी आप देखें तो बड़ी दिलचस्प है। हाँ, मैंने सुना है कि काफी काम हुआ है इस पर, अलग अलग टाइम पर। बिल्कुल, कई लोगों को ऐसा लगता है कि ये सब शायद अंग्रेजों के आने के बाद ही ठीक से शुरू हुआ होगा, सिस्टमैटिक तरीके से। हाँ, मतलब फॉर्मल रिपोर्ट्स वगैरह। हाँ, फॉर्मल रिपोर्ट्स। लेकिन देखिए, रामकृष्ण मुखर्जी की एक किताब है राइज एंड फॉल ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। उसमें उन्होंने बताया है कि ब्रिटिश राज से पहले भी कई अधिकारियों ने भारत में इन विलेज कम्युनिटीज के सिस्टम पर ध्यान दिया था। अच्छा। मतलब अंग्रेजों से पहले भी। पर क्या वो सिस्टमैटिक रिपोर्ट्स थी या बस मेंशन जैसा? नहीं, सिस्टमैटिक रिपोर्ट्स और जो डिटेल्ड एनालिसिस है वो तो ब्रिटिश राज के दौरान ही आया, ये बात सही है। पर मुखर्जी एक और बात बताते हैं जो थोड़ी चौंकाने वाली है। क्या? उनके मुताबिक दक्षिण पश्चिम भारत में, जैसे आज का केरल है, वहां या तो ये ग्राम समुदाय वाला सिस्टम था ही नहीं, बिल्कुल। हाँ, या फिर अगर था भी तो बहुत ही रूडिमेंट्री, मतलब एकदम बेसिक, अविकसित सा। ओके। जबकि देश के बाकी हिस्सों में गांव समाज का एक डोमिनेंट इंस्टीट्यूशन थे, मतलब समाज का मुख्य आधार ही गांव थे। ये तो सच में सरप्राइजिंग है। मतलब हम सोचते हैं कि पूरा भारत एक जैसा रहा होगा, पर ऐसा नहीं था। तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी आए, उन्होंने क्या देखा, उनका क्या नजरिया था? देखिए, उन्होंने आकर इन ग्राम समुदायों के मेन फीचर्स, मतलब उनकी जो मुख्य विशेषताएं थीं, उनको समझा। जैसे? क्या चीजें नोट की उन्होंने? जैसे भाई, जमीन का बंटवारा कैसे होता है, गांव में अलग अलग काम करने वालों के क्या रोल हैं, गांव का अपना मैनेजमेंट कैसे चलता है, इस तरह की चीजें। और फिर उनकी जो एग्जॉस्टिव डिस्क्रिप्शंस थी, मतलब बहुत डिटेल में लिखी गई जानकारी, हाँ, उसके आधार पर ब्रिटिश पार्लियामेंट्री पेपर्स तैयार किए गए। तो एक तरह से कह सकते हैं कि ये विलेज स्टडीज की नींव थी। भले ही उनका मकसद कुछ और था। हाँ बिल्कुल, मकसद तो एकदम अलग था, एडमिनिस्ट्रेशन चलाना और रेवेन्यू वसूलना। मतलब जानकारी चाहिए थी ताकि शासन कर सकें। ज्ञान ही शक्ति है ना? तो ये शुरुआती डिटेल रिपोर्ट्स कहाँ से आई ज्यादातर? सबसे पहले जो डिटेल जानकारी मिली वो मद्रास प्रेसिडेंसी के अधिकारियों ने दी। अच्छा, साउथ से? हाँ, बाद में नॉर्थ इंडिया के गांवों के बारे में होल्ट मैकेंजी और सर चार्ल्स मेटकाफ, ये गवर्नर जनरल काउंसिल के सदस्य थे, इन्होंने काफी कुछ लिखा। ओके। फिर एल्फिंस्टन ने डेक्कन यानी दक्षिणी पठार के गांवों में इनकी मौजूदगी बताई। और फिर 1852 में जब पंजाब पर कब्जा हुआ, उसके बाद पहला पंजाब एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट आया। तो धीरे धीरे पूरे देश से जानकारी इकट्ठा हो रही थी उनके अपने मतलब के लिए। और उस समय की जमींदारी व्यवस्था, मतलब आज भी हम फिल्मों में, कहानियों में देखते हैं कि जमींदार गांव का मालिक होता था। क्या ये हमेशा से ऐसा ही था? ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है जो आज तक चला रहा है। ब्रिटिश पार्लियामेंट्री पेपर्स बहुत साफ तौर पर बताते हैं कि शुरू में जमींदार असल में रेवेन्यू फार्मर्स थे। रेवेन्यू फार्मर्स मतलब सरकार के लिए लगान या राजस्व इकट्ठा करने वाले मैनेजर या एजेंट समझ लीजिए। वो जमीन के मालिक यानी लॉर्ड्स एंड प्रोप्राइटर्स नहीं थे। अरे, तो उन्हें मालिक कब बनाया गया? उन्हें मालिक तो ब्रिटिश शासन के दौरान बनाया गया, शायद प्रशासन को आसान बनाने के लिए या अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए। अच्छा, तो ये मालिकाना हक वाली बात अंग्रेजों के टाइम में ज्यादा पक्की हुई। इसका मतलब पहले व्यवस्था कुछ अलग थी। बिल्कुल अलग थी। और एक और बहुत जरूरी बात इससे जुड़ी हुई, जमीन बेचना या मान लीजिए लगान बकाया है, एरियाज ऑफ लैंड रेवेन्यू है, तो उसके बदले जमीन हड़प लेना, ये सब कंपनी राज से पहले भारत में बहुत ही अनकॉमन था। मतलब होता ही नहीं था लगभग। हाँ, शायद होता ही नहीं था। जमीन को इस तरह कमोडिटी, खरीदी बेची जाने वाली चीज नहीं माना जाता था। ये तरीके ब्रिटिश ही लाए हैं। इससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पहले का जो विलेज कम्युनिटी सिस्टम था वो कितना अलग और शायद कितना मजबूत रहा होगा, जहां जमीन कम्युनिटी की थी, किसी एक व्यक्ति की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं थी जिसे वो बेच सके। तो ये गांव कितने ऑटोनोमस थे, मतलब कितने स्वतंत्र थे अपने फैसले लेने में? क्या उनका अपना एक छोटा मोटा शासन टाइप का चलता था? रामकृष्ण मुखर्जी तो यही कहते हैं कि ब्रिटिश राज आने तक गांव व्यावहारिक रूप से पूरे भारत में काफी हद तक ऑटोनोमस थे। सच में? कितना मतलब? आप सोचिए, गांव के जो अधिकारी होते थे उनका अधिकार क्षेत्र कितना फैला हुआ था। घर, गलियां, बाजार, शमशान घाट, मंदिर, कुएं, तालाब, गांव की बंजर जमीन, आसपास के जंगल, सब उनके दायरे में आता था। अरे वाह! ये तो मतलब गांव का अपना एक पूरा इकोसिस्टम था जिसपे उनका कंट्रोल था। इसके लिए विलेज काउंसिल होती थी, वो गांव के आपसी मसले सुलझाती थी। अच्छा। जो पब्लिक यूटिलिटी के काम होते थे, जैसे मान लीजिए तालाब की सफाई करवानी है या कोई रास्ता ठीक करवाना है, वो सब ऑर्गेनाइज करती थी। अगर किसी बच्चे के माँ बाप नहीं रहे तो उनके लिए ट्रस्टी का काम भी काउंसिल करती थी। ये तो बड़ी जिम्मेदारी है। हाँ,
और हाँ, सबसे जरूरी काम सरकारी राजस्व इकट्ठा करके ऊपर सेंट्रल ट्रेजरी में जमा कराना। तो ये काउंसिल में कौन लोग होते थे? मतलब कोई चुना हुआ मुखिया होता था या कैसे? और फैसले कैसे लिए जाते थे? देखिए, हर गांव के अपने प्रतिनिधि होते थे जो मिलकर फैसले लेते थे। और जो लोकल लेवल के कार्यकारी अधिकारी होते थे ना, हाँ। वो आमतौर पर वंशानुगत होते थे। मतलब बाप के बाद बेटा या परिवार का कोई और सदस्य उस पद पर आता था। अच्छा, हेरिडेटरी, सरकारी अफसर नहीं? नहीं, ये कोई केंद्र सरकार के भेजे हुए ब्यूरोक्रेटिक अधिकारी नहीं थे। और मजे की बात सुनिए। हाँ, जब कभी केंद्र सरकार से यानी ऊपरी सत्ता से कोई टकराव होता था, कोई डिसएग्रीमेंट होता था, तो ये स्थानीय अधिकारी अक्सर गांव वालों का यानी लोकल बॉडीज का ही साथ देते थे। अरे वाह, मतलब अपनी कम्युनिटी के प्रति उनकी लॉयल्टी ज्यादा थी ऊपर के ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर से। बिल्कुल, जड़ें गांव में गहरी थीं। कमाल है। तो अगर हम इन सारी स्टडीज को देखें, ब्रिटिश राज से लेकर अब तक जितनी भी हुई, तो क्या इन्हें समझने के लिए किसी तरह कैटेगराइज कर सकते हैं? मतलब अलग अलग तरह की स्टडीज। हाँ, मोटे तौर पर हम ऐसा कर सकते हैं। जिन विद्वानों या एजेंसीज ने ये विलेज स्टडीज की, उन्हें हम 3 मेन श्रेणियों में बांट सकते हैं। कौन कौन सी? पहली, प्रशासकों, एडमिनिस्ट्रेटर्स द्वारा की गई स्टडीज या रिपोर्ट्स। दूसरी, अर्थशास्त्रियों, इकोनॉमिस्ट्स द्वारा की गई स्टडीज। ओके। और तीसरी, समाजशास्त्रियों और मानव विज्ञानियों, सोशियोलॉजिस्ट्स एंड एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स द्वारा की गई स्टडीज। ठीक है, तो अभी हम शायद पहली 2 पर ज्यादा ध्यान देंगे। हाँ, अभी के लिए हम पहली 2 कैटेगरीज पर ज्यादा फोकस करते हैं क्योंकि हमारे स्रोत में इनकी चर्चा ज्यादा मिलती है। ठीक है, तो प्रशासकों वाली स्टडीज का मकसद तो हमने देखा, प्रशासन चलाना, राजस्व वसूलना। क्या इसमें कोई खास नाम या स्टडी है जिसने कुछ अलग किया हो या जो ज्यादा इन्फ्लुएंशियल रही हो? हाँ, इसमें गिलबर्ट स्लेटर का नाम आता है। उनका 1918 का जो काम है, उसे इस फील्ड में एक तरह का पायोनियरिंग वर्क माना जाता है। पायोनियरिंग वर्क मतलब रास्ता दिखाने वाला? हाँ, बिल्कुल। उन्होंने कुछ दक्षिण भारतीय गांवों पर स्टडी की थी और उसकी जो प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन लिखा था, उसमें एक बहुत ही गहरी बात लिखी थी। क्या कहा था उन्होंने? सुनने में दिलचस्प लग रहा है। स्लेटर ने कहा था कि भाई देखो, गांव शहरों से पहले बने हैं, ये तो सीधी सी बात है। हाँ। और आज के जो सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियलाइज्ड देश हैं, जहां हर इकोनॉमिक सवाल को शहरी नजरिए से, अर्बन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है, जैसे आज भी होता है। हाँ, आज भी। वहां भी ये याद रखना जरूरी है कि शहर का जो आर्थिक जीवन है, वो उन गांवों और जमीनों के बिना चल ही नहीं सकता, जो उसे खाना और कच्चा माल भेजते हैं। सही बात है। और जहां से लोग, युवा लोग काम करने के लिए शहर आते हैं। बिल्कुल, ये तो आज भी उतना ही सच है। हम शहरों में बैठे लोग अक्सर ये बात भूल जाते हैं। हमारी पूरी लाइफलाइन गांव से जुड़ी है ना? एग्जैक्टली। जैसे आजकल हम ऑनलाइन ग्रोसरी ऑर्डर करते हैं, फूड डिलीवरी ऐप से खाना मंगाते हैं, पर हम कितनी बार सोचते हैं कि ये सब आ कहां से रहा है? वो अनाज, वो सब्जी उगाने वाले किसान के बारे में हम कम ही सोचते हैं। सही कहा। और स्लेटर ने भारत के बारे में क्या कहा था? उन्होंने आगे भारत के संदर्भ में कहा कि भाई, यहाँ जहाँ इतनी बड़ी आबादी कृषि पर निर्भर है, मतलब माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, कॉमर्स, ट्रांसपोर्ट में लगे लोगों से कहीं ज्यादा लोग खेती में लगे हैं, वहाँ ग्रामीण जीवन और गांव की एक्टिविटीज को नजरअंदाज करना तो मतलब सरासर बेवकूफ़ी होगी। हाँ, बिल्कुल। खासकर दक्षिण भारत में जहाँ उन्होंने स्टडी की थी, वहाँ न तो कोयले की बड़ी खदानें हैं, न बॉम्बे जैसी बड़ी कपड़ा मिलें हैं, न बंगाल जैसा जूट उद्योग। वहाँ तो गांव ही अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। बिल्कुल सही पॉइंट उठाया उन्होंने। ये तो हुई प्रशासकों की बात जिनका मकसद एडमिनिस्ट्रेशन था। अब आते हैं अर्थशास्त्रियों यानी इकोनॉमिस्ट्स की स्टडीज पर। इनका फोकस क्यों बदला? मतलब क्या माहौल था उस समय जब अर्थशास्त्रियों ने गांवों को देखना शुरू किया? हाँ, इसका कॉन्टेक्स्ट समझना बहुत जरूरी है। ये समय था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद का। ओके, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद। हाँ, तब तक ये बात शीशे की तरह साफ हो चुकी थी कि भारत की जो रूरल इकोनॉमी है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, वो बुरी तरह से चरमरा गई थी। किस तरह की प्रॉब्लम्स थी? भयंकर गरीबी थी, मतलब एब्जेक्ट पॉवर्टी। गांव में गंदगी, स्क्वॉलर और पूरा सामाजिक आर्थिक ढांचा एक तरह से बिखरा हुआ था, डिसऑर्गेनाइजेशन था। और गांव के लोगों का जो गुस्सा था, उनकी जो परेशानी थी, जिसे हम रूरल डिस्कंटेंट कह सकते हैं, उसकी भनक अब सरकार और शहरों में बैठे पढ़े लिखे तबके तक पहुंचने लगी थी। माहौल बदल रहा था। और शायद इसी दौरान कार्ल मार्क्स के विचारों का भी असर बड़ा होगा। उनके एशिया पर लिखे लेखों के बारे में लोग जानने लगे होंगे। बिल्कुल सही।
फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होने से पहले ही एशिया के देशों में कार्ल मार्क्स के जो लेख थे, खासकर एशियन मोड ऑफ प्रोडक्शन वाले विचार, उन पर चर्चा शुरू हो गई थी। अच्छा। और इसने भारत के बुद्धिजीवियों को, पढ़े लिखे लोगों को भारतीय किसानों की जो भयानक हालत थी उसकी तरफ देखने पर मजबूर किया। मार्क्स ने क्या कहा था भारतीय गांवों के बारे में? उनके विचारों पर तो आज भी कितनी बहस होती है, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। हाँ, होती है। मार्क्स ने उस समय जो लिटरेचर उपलब्ध था, जो जानकारी थी, उसके आधार पर लिखा। उनका विश्लेषण ये था कि ये जो छोटे और बहुत पुराने भारतीय समुदाय थे, कम्युनिटीज, वो कुछ खास चीजों पर टिके हुए थे। पहला, जमीन पर साझा कब्जा, यानी पोजेशन इन कॉमन। मतलब जमीन किसी एक व्यक्ति की नहीं, पूरे समुदाय की मानी जाती थी। अच्छा, सबकी जमीन, ठीक है। दूसरा, कृषि और हस्तशिल्प का मेल, एग्रीकल्चर एंड हैंडीक्राफ्ट्स का मिक्सचर, यानी लोग खेती भी करते थे और साथ में हाथ से अपनी जरूरत की चीजें भी बनाते थे, जैसे कपड़ा बुनना, बर्तन बनाना वगैरह। और तीसरा, श्रम का एक लगभग ना बदलने वाला बंटवारा, अनऑल्टरेबल डिवीजन ऑफ लेबर। मतलब कौन क्या काम करेगा, ये पीढ़ियों से लगभग तय था। लोहार का बेटा लोहार, कुमार का बेटा कुमार, इस तरह से। ओके, मतलब एक फिक्स्ड स्ट्रक्चर था। हाँ, एक तरह का फिक्स स्ट्रक्चर। और ये पूरा सिस्टम एक बने बनाए प्लान जैसा था। जब भी कोई नया गांव बसता था, वो ज्यादातर इसी मॉडल को अपना लेता था। तो गांव में जो बनता था, जो प्रोडक्शन होता था, क्या वो सब बाजार में बिकने के लिए होता था? मतलब कमोडिटी की तरह? नहीं, यही तो खास बात थी मार्क्स के विश्लेषण की। उनका कहना था कि प्रोडक्शन का ज्यादातर हिस्सा सीधे गांव के लोग ही इस्तेमाल कर लेते थे अपने कंजम्पशन के लिए। अच्छा। वो कमोडिटी यानी बाजार में बिकने वाली चीज नहीं बनता था। उत्पादन का मुख्य मकसद अपनी जरूरतें पूरी करना था, मुनाफा कमाना या बेचना नहीं। तो फिर बिकता क्या था? केवल सरप्लस, यानी जो जरूरत से ज्यादा पैदा होता था, वही कमोडिटी बनता था। और उसका भी एक हिस्सा तब तक कमोडिटी नहीं बनता था जब तक वो राज्य के पास, सरकार के पास लगान के रूप में ना पहुंच जाए। ये लगान वाली व्यवस्था बहुत पुरानी थी, अनादिकाल से चली आ रही थी। और इन समुदायों का ढांचा, मतलब उनके नियम कायदे, क्या पूरे भारत में एक जैसे थे? नहीं, मार्क्स ने यह भी कहा कि इनका कॉन्स्टिट्यूशन, इनका ढांचा भारत के अलग अलग हिस्सों में थोड़ा भिन्न हो सकता था। अच्छा। सबसे सिंपल फॉर्म में सब लोग मिलके खेती करते थे और जो उपज होती थी वो सदस्यों में बांट दी जाती थी। और साथ ही हर परिवार में, खासकर औरतें, कताई और बुनाई जैसे काम करती थीं, एक सहायक उद्योग की तरह, सब्सिडियरी इंडस्ट्री की तरह। और गांव में किस किस तरह के लोग होते थे? मतलब इस सिस्टम को चलाने के लिए कौन कौन जरूरी थे? मार्क्स ने तो इसकी पूरी एक लिस्ट सी दी है जो काफी दिलचस्प है। खेती और हाथ का काम करने वालों के अलावा एक मुख्य निवासी, चीफ इनहैबिटेंट होता था, जो एक तरह से जज भी था और पुलिस भी, मतलब कानून व्यवस्था देखता था। ओके। एक मुनीम, बुककीपर होता था, जो गांव के सारे हिसाब किताब रखता था। एक और अधिकारी होता था जो अपराधियों पर नजर रखता था, गांव में आने जाने वाले यात्रियों को अगले गांव तक पहुंचाने में मदद करता था और गांव की सीमाओं की देखभाल करता था। एक पानी पर्यवेक्षक होता था, वाटर ऑब्जर्वेशन, जो सिंचाई के लिए पानी का बंटवारा करता था, जो कि खेती के लिए बहुत जरूरी था। हाँ, बिल्कुल। हाँ, फिर ब्राह्मण होता था जो धार्मिक पूजा पाठ कराता था। एक शिक्षक होता था जो बच्चों को रेत पर लिखना पढ़ना सिखाता था। रेत पर? हाँ, उस समय के हिसाब से। फिर पंचांग ब्राह्मण या ज्योतिषी होता था जो खेतीबाड़ी के लिए शुभ शुभ मुहूर्त बताता था कि कब बुआई करनी है, कब कटाई करनी है। बाप रे, ये तो मतलब पूरी की पूरी एक फंक्शनल टीम है। हाँ, बिल्कुल। और सुनिए, लिस्ट अभी खत्म नहीं हुई है। अच्छा, और कौन? एक लोहार और एक बढ़ई, जो खेती के सारे औजार बनाते थे और उनकी मरम्मत करते थे। कुम्हार, जो मिट्टी के बर्तन बनाता था। नाई, धोबी, सुनार, और मार्क्स कहते हैं कि कहीं कहीं तो कवि भी होता था, जो शायद सुनार या शिक्षक की जगह ले लेता था। कवि? वाह। हाँ, तो ये करीब दर्जन भर जो लोग थे, ये पूरे समुदाय के खर्चे पर पलते थे। उनका काम गांव के लिए होता था और गांव उनकी जरूरतों का ध्यान रखता था। ये वाकई एक सेल्फ सफिशिएंट यूनिट, एक आत्मनिर्भर इकाई लगती है। जैसे आजकल हम सर्कुलर इकोनॉमी या कम्युनिटी लिविंग की बात करते हैं, ये तो उसका सदियों पुराना देसी वर्जन लगता है। हाँ, कह सकते हैं। एक तरह का अपना बंद इकोसिस्टम था। खैर, वापस आते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद के समय पर, जब अंग्रेजों को और कांग्रेस के नेताओं को सबको इस ग्रामीण संकट का अंदाजा हुआ, तो उन्होंने क्या किया? देखिए, ब्रिटिश सरकार को यह समझ आ गया था कि गांव में एक बड़ा कृषि संकट, एग्रेरियन क्राइसिस मंडरा रहा है। अगर इसे संभाला नहीं गया तो दिक्कत हो सकती है। तो उन्होंने 1926 में पहला रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर बनाया।
अच्छा, एक कमीशन बनाया जांच के लिए। हाँ, ताकि स्थिति को ठीक से समझा जा सके उनके अपने नजरिए से। उधर जो इंडियन नेशनल मूवमेंट चल रहा था, आजादी की लड़ाई, उसके नेता भी अब किसानों के आर्थिक संकट पर ज्यादा ध्यान देने लगे थे। क्योंकि जनता तो गांव में ही थी ज्यादातर। बिल्कुल। रामकृष्ण मुखर्जी कहते हैं कि 1920 के दशक में जो बड़े जन आंदोलन हुए, खासकर गांधी जी के नेतृत्व में, वो असल में ग्रामीण सवालों, रूरल क्वेश्चन पर ही आधारित थे। किसानों की समस्याएं उनके केंद्र में थी। और इसी आंदोलन का एक पॉजिटिव आउटकम ये हुआ कि भारत के अलग अलग हिस्सों में कई ग्राम अध्ययन किए गए। तो क्या वाकई किसानों की हालत उतनी ही खराब थी जैसा हम इतिहास की किताबों में पढ़ते हैं, या कुछ बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है? नहीं, हालत सच में बहुत ज्यादा खराब थी। एस.जे. पटेल ने 1952 में लिखा है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंत तक लगभग पूरे भारत में कृषि संकट बुरी तरह फैल चुका था। और अब किसान चुपचाप सहने वाले नहीं रहे थे। वो राजनीतिक मैदान में, पॉलिटिकल अरीना में उतर रहे थे। जैसे गांधी जी के नेतृत्व में चंपारण और खेड़ा सत्याग्रह हुए, वो किसानों के ही मुद्दे थे। हाँ, बिल्कुल। इसका सीधा नतीजा ये हुआ कि समाज का अध्ययन करने वाले जो विद्वान थे, स्कॉलर्स थे, उनका ध्यान किसानों की तरफ गया। किन लोगों ने इस पे काम किया? कोई खास नाम अगर आप बता सकें? हाँ, कई लोगों ने इस पे काम शुरू किया। जैसे जी कीटिंग्स और हैरोल्ड मान ने बॉम्बे प्रेसिडेंसी में काफी काम किया। गिलबर्ट स्लेटर ने मद्रास में, जिनका जिक्र हमने पहले किया। हाँ, किया था। और ईवी लुकास ने पंजाब में। इन लोगों ने कुछ चुने हुए गांवों को लेकर या खेती से जुड़ी जो सामान्य समस्याएं थीं, जनरल एग्रीकल्चरल प्रॉब्लम्स, उनका बहुत गहरा अध्ययन, इंटेंसिव स्टडीज शुरू किया। और इन स्टडीज के नतीजों का क्या असर हुआ? इनके नतीजों ने काफी हलचल मचाई, काफी रुचि पैदा की। और ये बात और जोर देकर सामने आई कि इस मुद्दे पर और ज्यादा और सिस्टमैटिक तरीके से स्टडी करने की जरूरत है। ये समस्याएं बहुत गहरी हैं। तो ये जो अर्थशास्त्रियों वाली स्टडीज थीं, ये ज्यादातर कब हुई और इनका मेन फोकस क्या रहता था? मतलब ये क्या जानना चाहते थे मुख्य रूप से? आर्थिक नजरिए से देखें तो ग्राम अध्ययन का ये दौर आप कह सकते हैं कि मोटे तौर पर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद से लेकर आजादी मिलने तक चला। काफी लंबा समय। हाँ, एक लंबा अरसा था। और इस पूरे समय में देश भर में किसानों की हालत सच में बहुत पतली थी। बार बार पड़ने वाले अकाल, फैमिन्स, उन पर बनने वाली सरकारी रिपोर्टें और किसानों का कर्ज में डूबा होना, इंडेटेडनेस, ये आम बातें थीं। गरीबी भयानक थी, अपॉलिंग पॉवर्टी जिसे कहते हैं। तो जो आज़ादी की लड़ाई के नेता थे, उनको भी ये समझने की जरूरत महसूस हुई कि भाई गाँव में जनता की इस भयानक गरीबी के असली कारण क्या हैं। जब तक कारण नहीं समझेंगे, समाधान कैसे निकलेगा? सही बात है। क्या इन स्टडीज को करने के लिए कोई इंस्टीट्यूशनल एफर्ट्स, मतलब कोई संस्थागत प्रयास भी हुए, या बस इंडिविजुअल स्कॉलर्स ही अपने लेवल पर काम कर रहे थे? नहीं, संस्थागत प्रयास भी हुए। जैसे पंजाब बोर्ड ऑफ इकोनॉमिक इंक्वायरी था, उसने 1920 के दशक से ही गांवों के सर्वे, विलेज सर्वेस करवाने शुरू कर दिए थे। ये सर्वे अलग अलग इंडिविजुअल रिसर्चर्स करते थे, पर बोर्ड उन्हें ऑर्गेनाइज और पब्लिश करता था। अच्छा, पंजाब में? और कहाँ? हाँ, इसी तरह का बंगाल बोर्ड ऑफ इकोनॉमिक इंक्वायरी 1935 में बना, और उसने भी बंगाल में सर्वे किए। उधर रविंद्रनाथ टैगोर के विश्व भारती ने भी शांति निकेतन के आसपास के गांवों में सर्वे किए। विश्व भारती ने भी किया? ये तो दिलचस्प है। हाँ, शांति निकेतन का मकसद ही ग्रामीण पुनर्निर्माण से जुड़ा था। और गांधीवादी सोच का क्या असर रहा इस पर? गांधी जी तो गांव और किसान की बात बहुत करते थे। बिल्कुल, उसका बहुत गहरा असर रहा। जे.सी. कुमारप्पा का नाम इस संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण है। वो एक बड़े गांधीवादी अर्थशास्त्री माने जाते हैं। हाँ, सुना है नाम। उन्होंने गांव में सर्वे करके गांधी जी के आर्थिक विचारों को, गैंधियन इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव को और डेवलप किया। उनका जोर स्वावलंबन, स्थानीय संसाधन, इन सब पर था। कुमारप्पा की एक किताब थी, एन इकोनॉमिक सर्वे ऑफ मातर तालुका, जो 1931 में आई थी। ओके। उसकी प्रस्तावना काका कालेलकर में लिखी थी, और उसमें उन्होंने एक बड़ी चुभने वाली पर शायद सच्ची बात लिखी थी। क्या लिखा था उन्होंने? कालेलकर ने लिखा था, मैं कोट करता हूं, कि अगर भारत के पढ़े लिखे आदमी की कोई एक खास पहचान है जो उसे दुनिया के बाकी पढ़े लिखे लोगों से अलग करती है, तो वो है अपने ही देश की जमीनी ग्रामीण हकीकत के बारे में उसका गहरा अज्ञान, एबिस्मल इग्नोरेंस। बाप रे, अबिस्मल इग्नोरेंस, बहुत सख्त शब्द है। हाँ, सख्त है। उन्होंने आगे कहा कि बहुत लोग हैं जो भारत को इंडस्ट्रियलाइज देखना चाहते हैं, यूरोप जैसा बनाना चाहते हैं, पर शायद ही किसी ने किसानों से सीधे बात करके उनके जीवन को समझकर आंकड़ों का आधार तैयार किया हो। और इस लिहाज से कुमारप्पा का जो सर्वे था वो अपने आप में यूनिक था, क्योंकि वो जमीनी हकीकत पर आधारित था।
वाह, ये तो सीधी चोट है उस समय के पढ़े लिखे शहरी वर्ग पर। लेकिन शायद उस समय ये कहना जरूरी भी था, और शायद आज भी कुछ हद तक ये बात लागू होती है ना? शहरों और गांवों के बीच वो समझ की खाई अब भी है। बिल्कुल है, आज भी है। खैर 1940 के दशक में भी सोशल साइंटिस्ट्स में ग्राम अध्ययनों में रुचि बनाए रखी। बस एक ट्रेंड ये देखा गया कि अब वो अक्सर ज्यादा बड़े इलाकों को कवर करते हुए एक्सटेंसिव इंक्वायरीज करने लगे थे। अच्छा, मतलब ज्यादा बड़े एरिया में सर्वे। हाँ, और कभी-कभी किसी एक इलाके की ग्रामीण समस्या, रूरल प्रॉब्लम के किसी खास पहलू पर फोकस करते थे, जैसे सिर्फ कर्ज की समस्या पर या सिर्फ जमीन के बंटवारे पर। ओके, स्पेसिफिक इश्यूज पर। हाँ, स्पेसिफिक इश्यूज। तो कुल मिलाकर ये जो सारे अर्थशास्त्रियों की, वॉलंटरी एजेंसीज की और सरकारी आयोगों की स्टडीज हुई आज़ादी से पहले, इनका निचोड़ क्या था? व्हाट वाज द मेन टेक अवे? इनका फोकस क्या रहा? अगर हम इन सभी स्टडीज का एक आलोचनात्मक मूल्यांकन करें, क्रिटिकली एग्जामिन करें, तो एक बात बिल्कुल साफ तौर पर उभर कर आती है क्या? कि जांच का फोकस, द फोकस ऑफ इंक्वायरी, लगभग हमेशा गांव के लोगों की आर्थिक स्थिति, उनका इकोनॉमिक स्टेटस ही रहा। हमेशा इकोनॉमिक्स पर ही जोर रहा। हाँ, ज्यादातर खेती की खराब हालात, सूखा, अकाल, बढ़ता हुआ कर्ज, यही ग्रामीण अध्ययनों के मुख्य विषय थे। रामकृष्ण मुखर्जी लिखते हैं कि ग्रामीण लोगों की इकोनॉमिक एंड मटेरियल वेलबीइंग, यानी उनकी आर्थिक और भौतिक भलाई ही उन लोगों का मुख्य सरोकार, प्रीऑक्यूपेशन बन गई थी जो गांव पर स्टडी कर रहे थे। और इसकी वजह शायद यही थी कि हालात ही इतने खराब थे। बिल्कुल, वजह जाहिर थी। जमीनी हकीकत ही इतनी भयानक थी, हालात ही इतने खराब थे कि आप उसे नजरअंदाज कर ही नहीं सकते थे। मतलब जरूरत ने इन स्टडीज की दिशा तय कर दी। मजबूरी में ही सही, लेकिन ध्यान गांव की आर्थिक बदहाली पर गया। हाँ, बिल्कुल। और देखा जाए तो गांव के अध्ययन का ये जो विकास हुआ, ये देश और सरकार की एक जरूरत भी पूरी कर रहा था। शायद इसीलिए मकसद भले ही अलग था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1689 में ही बहुत पहले गांव को समझने की जरूरत महसूस की थी। हाँ, जैसा हमने शुरू में बात की थी, उनका मकसद तो अलग था। रेवेन्यू पोटेंशियल आंकना, अपना व्यापार बढ़ाना और अपनी फौज मेंटेन करना। बिल्कुल। और बाद में आज़ादी के आंदोलन के समय नेताओं का मकसद गरीबी के कारण समझकर उसका हल निकालना था। नजरिए अलग थे, पर गांव को समझना दोनों के लिए जरूरी था। एकदम सही, उनका अप्रोच अलग था, पर गांव के स्ट्रक्चर और इकोनॉमी को समझना उनके अपने अपने एजेंडा के लिए सेंट्रल था। तो ये तो हुई आज़ादी से पहले की कहानी, जहां एडमिनिस्ट्रेटर्स और इकोनॉमिस्ट का रोल ज्यादा था। आज़ादी के बाद क्या हुआ? व्हाट चेंज्ड पोस्ट इंडिपेंडेंस? क्या इन स्टडीज में दिलचस्पी बनी रही या कम हो गई? नहीं, दिलचस्पी कम नहीं हुई, बल्कि आप कह सकते हैं कि एक नए सिरे से जागी। आज़ादी मिलने और खासकर जब भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, उसके बाद ग्राम अध्ययनों में एक नई जान सी आ गई। अच्छा, कैसे? क्योंकि अब फोकस बदल गया था। सरकार ने अब भारत के गांवों के पुनर्निर्माण, उनके विकास का बड़ा काम अपने हाथ में लेने का फैसला किया। अब देश अपना था और अपने गांव को बेहतर बनाना था। तो अब मकसद शोषण या सिर्फ संकट समझना नहीं रहा, बल्कि निर्माण करना हो गया। नेशन बिल्डिंग का हिस्सा बन गया ये। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कहा आपने, नेशन बिल्डिंग। और यहीं पर सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स यानी सामाजिक मानव विज्ञानी, और फिर उनके बाद रूरल सोशियोलॉजिस्ट्स यानी ग्रामीण समाजशास्त्री, ये लोग सामने आए। अच्छा, अब सोशियोलॉजिस्ट और एंथ्रोपोलॉजिस्ट का रोल बढ़ा। हाँ, और उन्होंने एक बहुत पावरफुल तर्क दिया। उन्होंने कहा कि भाई, अगर गांव की स्टडीज ब्रिटिश राज को भारत में अपना कॉलोनियल शासन मजबूत करने में मदद कर सकती थीं, तो यही स्टडीज अब ग्रास रूट लेवल से, यानी जमीनी स्तर से, नए राष्ट्र के निर्माण में, नेशन बिल्डिंग में मददगार क्यों नहीं हो सकती? ये तो बहुत ही वाजिब और बहुत ही पॉजिटिव सोच है कि उसी टूल का इस्तेमाल, उसी जानकारी का इस्तेमाल अब देश बनाने के लिए किया जाए। इसका नतीजा क्या हुआ फिर? इसी सोच ने, इसी तर्क ने सामाजिक वैज्ञानिकों को और खासकर सामाजिक मानवविज्ञानियों को बड़े पैमाने पर गांव की स्टडीज करने के लिए प्रेरित किया। मतलब एक नया दौर शुरू हुआ विलेज स्टडीज का। हाँ, बिल्कुल। अब गांव को समझने का मकसद था विकास की योजनाएं बनाना, सामाजिक बदलाव कैसे लाया जाए ये समझना। नेशन बिल्डिंग के इस बड़े प्रोजेक्ट में विलेज स्टडीज का एक बिल्कुल नया और बहुत अहम दौर शुरू हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उन स्टडीज़ की जो सोशियोलॉजिस्ट्स और सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स ने तैयार की। आज़ादी के बाद कहानी थोड़ी बदली। पहले एंथ्रोपोलॉजिस्ट का फोकस ज़्यादातर ट्राइबल कम्युनिटीज़ पर रहता था, है ना? मतलब एकदम दूर दराज, अलग थलग इलाकों में। बिल्कुल, वो एक तरह से एग्जॉटिक कल्चर्स को स्टडी करने का दौर था। लेकिन आज़ादी मिली, देश अपना बना, तो ज़रूरतें बदली।
जैसे ही गांव के डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू हुए, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स आए, तो ध्यान गया गांव की तरफ। हाँ, मतलब रिसर्चर्स को लगा कि अरे अपने आसपास ही इतना कुछ है समझने को, समाज को बदलने को। सही बात है। और एससी दुबे ने भी इस बदलाव को नोट किया था। उन्होंने कहा कि एंथ्रोपोलॉजिस्ट अब सिर्फ उन ट्राइबल ग्रुप्स तक ही सीमित नहीं रहे, बल्कि वो अपने घर के पास आ गए, मतलब गांव में, जहां रोजमर्रा की जिंदगी थी, जहां बदलाव हो रहे थे। अच्छा। और यहाँ उन्हें मौके देखें अपनी थियोरीज को टेस्ट करने के, और साथ ही अप्लाइड सोशल साइंस रिसर्च के, मतलब ऐसी रिसर्च जिससे पॉलिसी पर, डेवलपमेंट पर सीधा असर पड़े। और ये उनके लिए शायद थोड़ा आसान भी रहा होगा लॉजिस्टिकली। बिल्कुल, ये शिफ्ट काफी सुविधाजनक भी था। देखिए, जो फील्ड वर्क मेथड्स वो ट्राइबल स्टडीज में इस्तेमाल करते थे, हाँ, वो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन वाला तरीका। एग्जैक्टली किसी जगह जाकर लंबे समय तक रहना, लोगों में घुल मिल जाना, उनकी जिंदगी को करीब से देखना, वो तरीके गांव की स्टडीज के लिए भी एकदम फिट बैठते थे। छोटे समुदायों को गहराई से समझने का वही तरीका यहाँ भी काम आ गया। इसी कॉन्टेक्स्ट में रॉबर्ट रेडफील्ड का वो आइडियल फोक सोसाइटी वाला कॉन्सेप्ट भी आता है ना, वो एक आदर्श समाज की कल्पना। हाँ, उन्होंने एक थ्योरेटिकल मॉडल बनाया था, एक ऐसी सोसाइटी जो छोटी हो, बाहरी दुनिया से कटी हुई हो, सब एक दूसरे को जानते हो और परंपराएं बहुत मजबूत हों। लेकिन असल दुनिया में ऐसा मिलना मुश्किल था। बिल्कुल। जब उन्होंने इसे लैटिन अमेरिका में अप्लाई करने की कोशिश की, तो उन्हें दिक्कत आई। असलियत ये थी कि ज्यादातर कम्युनिटीज, जिन्हें हम फोक कह सकते हैं, वो किसी न किसी तरह से दूसरी ज्यादा एडवांस्ड कल्चर्स या शहरों के संपर्क में आ चुकी थी। अच्छा। और इस कांटेक्ट की वजह से उनके वो आइडियल वाले लक्षण बदलने लगते हैं। वो उतने आइसोलेटेड या उतने ट्रेडिशनल नहीं रह पाते। तो मतलब वो धीरे धीरे गांव या पीजेंट्स कम्युनिटीज में बदल जाते हैं, जो रेडफील्ड के उस आइडियल टाइप से अलग होते हैं। हाँ। और इसी कल्चरल कॉन्टैक्ट से एक तरह का स्पेक्ट्रम या कंटिन्यूम बनता है, जिसे टेक्निकली फोक अर्बन कंटिन्यूम कहते हैं। सही। गांव या पीजेंट सोसाइटीज इसी स्पेक्ट्रम के बीच में कहीं आती हैं। न पूरी तरह पारंपरिक, न पूरी तरह शहरी। जैसे आजकल का कोई भी गांव देख लीजिए, पुरानी पंचायतें भी चल रही हैं और युवा स्मार्टफोन पर रील्स भी बना रहे हैं। हाँ, बिल्कुल यही। और योगेश अटल ने इसी बात को आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे बाहरी दुनिया से संपर्क बढ़ा, गांव बदले, तो उन्हें स्टडी करने के तरीके भी बदलने पड़े। अच्छा, कैसे? अब नई तरह की एनालिसिस चाहिए थी, नई मेथडोलॉजी की जरूरत महसूस हुई। अब वो जो पुराना होलिस्टिक अप्रोच था ना, हाँ, मतलब एक छोटी अलग थलग ट्राइबल कम्युनिटी को एक पूरी यूनिट मानकर स्टडी करना। हाँ, वो अप्रोच यहाँ गांव के केस में पूरी तरह फिट नहीं बैठता था। क्यों? ऐसी क्या दिक्कत थी उस अप्रोच में? दिक्कत ये थी कि गांव अपने आप में एक होल या एक पूरी दुनिया नहीं था। वो एक बड़े समाज का, एक ग्रेटर सोसाइटी का हिस्सा था। उसकी इकोनॉमी, उसकी पॉलिटिक्स, उसका कल्चर, सब कुछ बाहर से जुड़ा हुआ था, शहर से, राज्य से, देश से। हाँ, ये तो है। गांव का किसान अपनी फसल शहर की मंडी में बेचता है, शहर से खाद बीज लाता है, बच्चे पढ़ने बाहर जाते हैं, लोग नौकरी करने शहर जाते हैं, सरकारी योजनाएं गांव तक पहुंचती हैं। सही बात है। तो गांव को पूरी तरह समझने के लिए इन बाहरी ताकतों, इन लिंक्स को, इन फैक्टर्स को ध्यान में रखना जरूरी हो गया था। आप उन्हें इग्नोर नहीं कर सकते थे। ये बात तो बिल्कुल सही है। आजकल शायद ही कोई गांव होगा जो पूरी तरह से कटा हुआ हो। शहर में नौकरी, टीवी सीरियल्स, व्हाट्सएप ग्रुप्स, सरकारी स्कीमें, ऑनलाइन शॉपिंग, ये सब गांव की जिंदगी का हिस्सा है। हाँ, इन बाहरी फैक्टर्स को समझे बिना आप गांव की पूरी कहानी समझ ही नहीं सकते। बिल्कुल। और यहीं पर 1950s के शुरू में जो गांव स्टडीज हुई, उनकी एक खासियत थी सरकारी सर्वे के मुकाबले। अच्छा, क्या खासियत थी? देखिए, सरकारी सर्वे तो बहुत बड़े पैमाने पर होते थे, उनसे आंकड़े बहुत मिलते थे, मैक्रो लेवल का आइडिया लगता था। लेकिन गांव की जिंदगी की जो गहराई थी, जो बारीकियां थी, जो अंदरूनी रिश्ते नाते, तनाव, बदलाव थे, वो उन बड़े सर्वेज में पकड़ में नहीं आते थे। ये जो इंटेंसिव विलेज स्टडीज थी, ये उस गहराई तक जा पाती थी, लोगों से बात करके, उनके साथ रहकर। यहाँ एक और बहस अक्सर सुनने को मिलती है, रूरल सोशियोलॉजी और रूरल एंथ्रोपोलॉजी के बीच का फर्क। कुछ लोग मानते हैं कि दोनों का फील्ड तो एक ही है, गांव, लेकिन तरीके अलग हैं। हाँ, ये डिस्टिंक्शन थ्योरेटिकली किया जाता है। कहते हैं कि रूरल सोशियोलॉजी ज्यादा मैक्रो लेवल पर देखती है, नेशनल लेवल पर जनरलाइज्ड एनालिसिस करती है, शायद क्वांटिटेटिव डेटा ज्यादा यूज करती है।
और एंथ्रोपोलॉजी? जबकि एंथ्रोपोलॉजी किसी एक खास गांव में जाकर माइक्रो लेवल पर इंटेंसिव क्वालिटेटिव स्टडी करती है, फील्ड वर्क पर ज्यादा जोर होता है। लेकिन क्या भारत में ये फर्क वाकई इतना क्लियर है? देखिए, अटल ने भी यही कहा कि भारत के कॉन्टेक्स्ट में ये फर्क उतना जरूरी नहीं रह गया है। यहाँ सोशियोलॉजिस्ट और एंथ्रोपोलॉजिस्ट दोनों ही मिलकर काम कर रहे हैं। अच्छा। काफी हद तक कॉमन मेथोडोलॉजी, खासकर फील्ड वर्क का इस्तेमाल करके गांवों को एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो रूरल इंडिया एक तरह से इन दोनों डिसिप्लिन्स के लिए एक अच्छा मीटिंग ग्राउंड बन गया। मतलब एक तरह का इंटरडिसिप्लिनरी काम हो रहा है। हाँ बिल्कुल, और ये वाकई एक हेल्दी ट्रेंड है। अटल ने इसे एक हैप्पी मर्जिंग कहा था। एक अच्छी बात कि दोनों मिलकर गांव की जटिलता को समझने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए अब उस दौर पर आते हैं जब गांव स्टडीज की जैसे बाढ़ सी आ गई थी 1950s और उसके बाद का समय। आज़ादी के बाद इन स्टडीज का मकसद क्या बदला? कॉलोनियल टाइम में तो मकसद एडमिनिस्ट्रेशन की मदद करना था। बिल्कुल, आजादी के बाद दो मुख्य ड्राइवर्स थे, दो बड़े कारण थे। पहला, गांव का विकास या पुनर्निर्माण, विलेज डेवलपमेंट या रिकंस्ट्रक्शन। नया देश बना था और गांव को बेहतर बनाना, गरीबी हटाना, खेती सुधारना, ये सब नेशनल एजेंडा का हिस्सा था। राष्ट्र निर्माण का प्रोजेक्ट। हाँ, और दूसरा बड़ा कारण था पंचायती राज का आइडिया, यानी लोकल लेवल पर गवर्नेंस को मजबूत करना, लोगों को सत्ता में भागीदार बनाना। तो इस पूरे नेशन बिल्डिंग के प्रोजेक्ट में गांव को समझना एक बुनियादी जरूरत बन गया। मतलब सरकार योजनाएं बना रही थी और उन्हें कामयाब बनाने के लिए जमीनी हकीकत जानना जरूरी था। एग्जैक्टली। रिसर्चर्स को लगा कि वो इस राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे सकते हैं, सही जानकारी देकर। और फिर आया 1955 का साल। योगेश अटल ने तो इसे गांव अध्ययनों की बाढ़ का दशक, डेकेड ऑफ द फ्लड ऑफ विलेज स्टडीज कहा है। ऐसा क्या खास हुआ 1955 में? हाँ, 1955 भारतीय एंथ्रोपोलॉजी और सोशियोलॉजी, खासकर रूरल स्टडीज के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण साल था। एक लैंडमार्क ईयर कह सकते हैं। ओके। पहली बार ऐसा हुआ कि भारतीय गांव पर फोकस करते हुए 4 बड़ी प्रभावशाली किताबें और कई रिसर्च पेपर्स एक साथ पब्लिश हुए। 4 किताबें एक ही साल में? कौन कौन सी थी वो? ये नाम तो अक्सर आते हैं एग्जाम्स में भी। हाँ, ये बहुत फेमस है। पहली एससी डुबे की इंडियन विलेज, दूसरी डीएन मजूमदार की एडिटेड वॉल्यूम रूरल प्रोफाइल्स, तीसरी मैकेम मेरियट की एडिटेड विलेज इंडिया और चौथी एमएन श्रीनिवास की एडिटेड इंडियाज विलेजेस। अच्छा, दुबे, मजूमदार, मैरियट और श्रीनिवास। हाँ, इन चारों ने मिलकर गांव स्टडीज का एजेंडा सेट कर दिया एक तरह से। और दिलचस्प बात ये थी कि इनमें सिर्फ भारतीय स्कॉलर्स ही नहीं थे, बल्कि अमेरिकन और ब्रिटिश सोशल साइंटिस्ट भी शामिल थे। ओह, मतलब ग्लोबल इंटरेस्ट था इंडियन विलेजेस में। बिल्कुल। ये दिखाता है कि आज़ादी के बाद भारतीय गांवों में एक ग्लोबल एकेडमिक इंटरेस्ट पैदा हुआ था। लोग समझना चाहते थे कि ये नया देश कैसे काम करेगा, इसके गांव कैसे हैं। और उसी साल मद्रास में कोई कॉन्फ्रेंस भी हुई थी? हाँ, 1955 में ही मद्रास में सोशल एंथ्रोपोलॉजी पर एक कॉन्फ्रेंस हुई थी। उसकी अध्यक्ष थी डॉक्टर इरावती कर्वे, जो खुद एक बहुत बड़ी स्कॉलर थी, और उसमें अमेरिका के बहुत फेमस एंथ्रोपोलॉजिस्ट प्रोफेसर रॉबर्ट रेडफील्ड भी शामिल हुए थे। अरे वाह। और उस कॉन्फ्रेंस में एमएन श्रीनिवास का जो संस्कृताइजेशन वाला कॉन्सेप्ट था, उस पर खूब चर्चा हुई, खूब बहस हुई। हाँ, वो कॉन्सेप्ट जो उन्होंने अपनी कूर्ग वाली स्टडी में दिया था। बिल्कुल। रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कूर्ग्स ऑफ साउथ इंडिया में, कि कैसी निचली जातियां ऊंची जातियों के रीति रिवाज, खान पान, पूजा पाठ के तरीके अपनाकर समाज में अपनी स्थिति सुधारने की कोशिश करती हैं। इस कॉन्सेप्ट ने उस समय काफी ध्यान खींचा था। जबरदस्त। मतलब पूरा माहौल एकदम इंटेलेक्चुअली चार्ज्ड था उस दौर में। एक नया देश बन रहा था और उसके दिल यानी गांव को समझने की कुछ उत्सुकता, एक बेचैनी सी थी सब में। हाँ बिल्कुल। और ये सिलसिला 1955 के बाद रुका नहीं होगा, बल्कि और तेज हुआ होगा। बिल्कुल नहीं रुका, उल्टा और तेज हो गया। अगले कुछ ही सालों में कई और बहुत महत्वपूर्ण किताबें आईं, जैसे जी मॉरिस कार्स्टेयर्स की ट्वाइस बॉर्न 1957। इसमें राजस्थान के गांवों के साइकोलॉजिकल पहलुओं पर, पर्सनालिटी पे फोकस था। अच्छा, साइकोलॉजिकल स्टडी भी। हाँ, फिर डुबे की इंडियाज चेंजिंग विलेजेस 1958 आई, जो डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के असर को देख रही थी। मजूमदार की कास्ट एंड कम्युनिकेशन इन एन इंडियन विलेज 1958, एफ.जी. बेली की उड़ीसा पर कास्ट एंड द इकोनॉमिक फ्रंटियर 1957, जिसने कास्ट और इकोनॉमी के बदलते रिश्तों पर फोकस किया। ऑस्कर लुइस की उत्तर भारत पर विलेज लाइफ इन नॉर्दर्न इंडिया 1958, फिर एल्बर्ट मायर की इटावा प्रोजेक्ट पर किताब आई पायलट प्रोजेक्ट इंडिया
1958, जिसमें उस एक्सपेरिमेंट की कहानी थी, और A.R. देसाई की वो क्लासिक एंथोलॉजी एन इंट्रोडक्शन टू रूरल सोशियोलॉजी इन इंडिया, उसका रिवाइज्ड एडिशन भी 1959 में आ गया। अरे बाप रे, वाकई में फ्लड वाली बात सही लगती है। मतलब कुछ ही सालों में पूरी लाइब्रेरी तैयार हो गई रूरल स्टडीज पर। हाँ, बिल्कुल। यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट्स इसमें लगे हुए थे, प्लानिंग कमीशन की रिसर्च प्रोग्राम कमेटी फंड कर रही थी स्टडीज को। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा एकेडमिक जगत भारत के गांवों को डिकोड करने में जुट गया हो। तो 1950s के बाद गांव स्टडीज में ये जो जबरदस्त उछाल आया, इसमें फोकस में भी कुछ बदलाव आया। पहले शायद कल्चर और कास्ट पर ज्यादा ध्यान था। हाँ, एक बड़ा बदलाव ये आया कि पहले जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स ज्यादातर कल्चरल एस्पेक्ट्स, सोशल स्ट्रक्चर या कास्ट स्टडीज करते थे, अब गांव के इकोनॉमिक पहलुओं पर भी ध्यान देने लगे। अच्छा, आर्थिक मुद्दों पर। हाँ, ऐसा इसलिए भी हुआ क्योंकि सरकार के जो डेवलपमेंट प्लान्स थे, उनका बड़ा फोकस आर्थिक विकास पर था। खेती सुधारना, गरीबी हटाना। तो इकोनॉमिस्ट्स, सोशियोलॉजिस्ट्स और एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स को साथ आकर काम करने की जरूरत महसूस हुई, ताकि गांव की एक होलिस्टिक प्रोफाइल बनाई जा सके, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनैतिक, सब कुछ मिलाकर। रामकृष्ण मुखर्जी ने इसी इंटरडिसिप्लिनरी जरूरत के बारे में कुछ कहा था। हाँ, उन्होंने बहुत पते की बात कही थी। उन्होंने कहा कि गांव की स्टडी एक ऐसी जगह है जहां इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी तीनों डिसिप्लिन्स की सीमाएं आकर मिलती हैं। अच्छा। गांव को पूरी तरह समझने के लिए आपको तीनों नजरियों की जरूरत पड़ेगी। आप सिर्फ इकोनॉमी देखकर नहीं समझ सकते, सिर्फ कास्ट देखकर नहीं समझ सकते। सही बात। इसलिए उन्होंने कहा कि ऐसे साइंटिस्ट्स की जरूरत है जो इन डिसिप्लिन्स की दीवारों को लांघ सके, जो सिर्फ अपने सब्जेक्ट के एक्सपर्ट न हो बल्कि दूसरे सब्जेक्ट्स को भी समझने की कोशिश करें। मतलब मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। हाँ, सवाल ये नहीं था कि ये काम इकोनॉमिस्ट करे या सोशियोलॉजिस्ट या एंथ्रोपोलॉजिस्ट। चुनौती ये थी कि किसी भी डिसिप्लिन का व्यक्ति ये जिम्मेदारी ले और खुद को इस मल्टी डिसिप्लिनरी काम के लिए तैयार करे। चलिए, ये तो हुई बैकग्राउंड की बात। अब कुछ खास स्टडीज और उनके मेन पॉइंट्स या इश्यूज पर आते हैं। सिंगल विलेज स्टडीज बहुत हुई है ना, जिनमें या तो पूरे गांव को समझने की कोशिश थी या कुछ खास पहलुओं पर फोकस था। हाँ, ज्यादातर स्टडीज सिंगल विलेज पर ही फोकस थी। तो एस.सी. डुबे की इंडियन विलेज 1955 से शुरू करते हैं। ये शमीरपेट गांव की स्टडी थी। हाँ, ये तेलंगाना के शमीरपेट गांव का एक ट्रेडिशनल अकाउंट है। डुबे ने इसमें दिखाया कि गांव में दर्जन भर से ज्यादा जातियां थीं, काफी विविधता थी, लेकिन फिर भी एक तरह का इंटीग्रेशन था, एक तरह की एकता दिखती थी। एकता कैसे? मतलब अलग अलग जातियां अपने अपने पारंपरिक काम करती थीं, लोहार, कुम्हार, पुजारी, किसान वगैरह, और वो एक दूसरे पर निर्भर थीं। गांव एक फंक्शनल यूनिट की तरह काम करता था। अच्छा। डुबे ने इंटरडिसिप्लिनरी टीम के साथ काम किया था, जिसमें एग्रीकल्चर, हेल्थ वगैरह के एक्सपर्ट्स भी थे। ये स्टडी स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच का एक क्लासिक उदाहरण मानी जाती है। स्ट्रक्चरल फंक्शनल। हाँ, मतलब ये देखना कि समाज के अलग अलग हिस्से या स्ट्रक्चर्स जैसे कास्ट, परिवार, धर्म, अर्थव्यवस्था कैसे एक दूसरे से जुड़े हैं और कैसे वो मिलकर पूरे सिस्टम को बनाए रखते हैं और चलाते हैं, फंक्शन करते हैं। और स्टडी का नेचर होलिस्टिक था, पूरे गांव को समझने की कोशिश। फिर आई M.N. श्रीनिवास की एडिटेड किताब इंडियाज विलेजेस 1955। इसमें तो कई लोगों की स्टडीज थी। हाँ, ये एक एडिटेड वॉल्यूम थी। इसमें भारत, ब्रिटेन और अमेरिका के कई बड़े एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स के पेपर्स थे। श्रीनिवास खुद थे, डेविड मैंडलबाम, एरिक मिलर, कैथलीन गफ, मकीम मैरियट, दुबे, कई नाम थे। सबने अपने अपने फील्ड वर्क के आधार पर भारतीय गांवों के अलग अलग पहलुओं पर लिखा था। कोशिश यहाँ भी गांव की जिंदगी को उसकी समग्रता, टोटलिटी में पकड़ने की थी। हालांकि श्रीनिवास ने माना कि कुछ मुद्दे जैसे इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स शायद उतने कवर नहीं हो पाए। अच्छा, और कुछ नए कॉन्सेप्ट्स भी आए इसमें। हाँ, कुछ कंट्रीब्यूटर्स ने नए कॉन्सेप्चुअल कंस्ट्रक्ट्स भी दिए हैं। जैसे गांव की एकता या यूनिटी का सवाल। ये एक बड़ा मुद्दा था इन स्टडीज में, है ना। डुबे ने भी इंटीग्रेशन की बात की थी। बिल्कुल। ये एक बड़ा सवाल था जिस पर काफी सोचा गया। थ्योरेटिकली ऐसा लगता था कि एक छोटा सा गांव जहां ज्यादातर लोग खेती करते हों और बाहरी दुनिया से ज्यादा संपर्क ना हो, खराब सड़कों की वजह से कटे हुए हों, वहां तो बहुत एकता होनी चाहिए। हाँ,
लॉजिकल लगता है। लेकिन स्टडीज में पाया गया कि मामला इतना सीधा नहीं है। गांव की एकता अक्सर जाति की एकजुटता पर आधारित होती थी या उससे टकराती थी। लोग अक्सर अपनी जाति के प्रति ज्यादा वफादार होते थे बजाय पूरे गांव के। ओह, हाँ, जाति एक बहुत मजबूत यूनिफाइंग फैक्टर भी थी अपनी जाति के अंदर, लेकिन वो गांव को बांटती भी थी। और यहीं पर एम.एन. श्रीनिवास ने वो डोमिनेंट कास्ट का कॉन्सेप्ट दिया था रामपुर गांव की स्टडी में। हाँ, बिल्कुल। इसी इंडियाज विलेजेस वाले वॉल्यूम में श्रीनिवास का पेपर था रामपुर गांव पर, और उसी में उन्होंने ये कॉन्सेप्ट प्रपोज किया। ये कॉन्सेप्ट तो बहुत ही प्रभावशाली साबित हुआ आगे चलकर। हाँ, इसने गांव के पावर स्ट्रक्चर को समझने का एक नया तरीका दिया। डोमिनेंट कास्ट मतलब जरूरी नहीं कि वो पारंपरिक रूप से सबसे ऊंची जाति जैसे ब्राह्मण हो। अच्छा, तो कौन? डोमिनेंट कास्ट वो थी जिसके पास गांव में जमीन ज्यादा हो, जिसकी न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ, आबादी अच्छी खासी हो, और जिसका लोकल पॉलिटिक्स और सोशल लाइफ में दबदबा हो। ये कोई किसान जाति भी हो सकती थी, जैसे जाट, यादव, रेड्डी, कम्मा, लिंगायत, वोकालेगा, इलाके के हिसाब से। समझ गया। इन सभी शुरुआती स्टडीज में मेथडोलॉजी ज्यादातर स्ट्रक्चरल फंक्शनल ही थी। सिस्टम कैसे काम करता है इस पर फोकस था। फिर मिकिम मारियट की विलेज इंडिया 1955 आई। ये भी एडिटेड किताब थी। इसका फोकस कैसे अलग था श्रीनिवास वाली किताब से? हाँ, ये भी एडिटेड वॉल्यूम थी जिसमें विदेशी और भारतीय सोशल साइंटिस्ट शामिल थे। इनका फोकस थोड़ा और बड़ा था, कह सकते हैं। कैसे? ये लोग गांव को सिर्फ एक आइसोलेटेड यूनिट की तरह नहीं देख रहे थे। वो गांव को बड़ी भारतीय सभ्यता, इंडियन सिविलाइजेशन की जटिलता के नजरिए से समझने की कोशिश कर रहे थे। गांव कैसे बड़ी पैन इंडियन परंपराओं से जुड़ा है। अच्छा, मतलब गांव और सभ्यता का रिश्ता। हाँ, मेथोडोलॉजी यहाँ भी स्ट्रक्चरल फंक्शनल ही थी। मैरियट ने यहाँ कास्ट के कॉन्सेप्ट को और सटीक बनाने की कोशिश की, और यहीं पर उन्होंने वो दो बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट दिए, यूनिवर्सलाइजेशन और पैरोकियलाइजेशन। हाँ, ये सुने हैं, यूनिवर्सलाइजेशन और पैरोकियलाइजेशन। इन्हें उन्होंने ग्रेट और लिटिल ट्रेडिशन से जोड़ा था। बिल्कुल। रॉबर्ट रेडफील्ड का आइडिया था ग्रेट ट्रेडिशन और लिटिल ट्रेडिशन का। ग्रेट ट्रेडिशन मतलब वो लिखित, शास्त्रीय, पूरे भारत में फैली परंपराएं, जैसे वेद, पुराण, रामायण, महाभारत। लिटिल ट्रेडिशन मतलब लोकल, मौखिक, लोक परंपराएं, स्थानीय देवी देवता, रीति रिवाज, किस्से, कहानियां। ठीक है। तो यूनिवर्सलाइजेशन का मतलब है जब कोई लिटिल ट्रेडिशन, जैसे किसी गांव के स्थानीय देवता की पूजा, धीरे धीरे ऊपर उठकर ग्रेट ट्रेडिशन का हिस्सा बन जाए या उससे जुड़ जाए, उसे एक बड़ा पैन इंडियन रूप मिल जाए। जैसे कोई उदाहरण? जैसे मान लीजिए किसी गांव में कोई माता की पूजा होती है और धीरे धीरे लोग उन्हें दुर्गा या काली का ही एक रूप मानने लगे। ये यूनिवर्सलाइजेशन हुआ। अच्छा, और पैरोकियलाइजेशन? वो इसका उल्टा है। जब कोई ग्रेट ट्रेडिशन जैसे रामलीला या होली का त्योहार किसी खास गांव या इलाके में जाकर स्थानीय रंग, रूप, भाषा, रीति रिवाजों के साथ ढल जाए, उसका एक लोकल वर्जन बन जाए। मैरियट का तर्क था कि ये दोनों प्रक्रियाएं, यूनिवर्सलाइजेशन और पैरोकियलाइजेशन, लगातार चलती रहती हैं। इन दोनों ट्रेडिशंस के बीच हमेशा एक इंटरैक्शन, एक लेन देन होता रहता है, और इसी से भारतीय सभ्यता में विविधता भी है और एकता भी। ये तो बहुत दिलचस्प कॉन्सेप्ट है। इसके बाद डी.एन. मजूमदार की रूरल प्रोफाइल्स 1955 का जिक्र आता है। उसमें क्या खास था? ये भी एक एडिटेड वर्क था जिसमें सोशियोलॉजी और सोशल एंथ्रोपोलॉजी दोनों के कंट्रीब्यूटर्स थे। इसमें श्रीनिवास के कॉन्सेप्ट्स जैसे संस्कृतिकरण और डोमिनेंट कास्ट को फिर से जांचा गया, उन पर और विचार विमर्श हुआ। अच्छा, मतलब उन आइडियाज को टेस्ट किया गया। हाँ, एक तरह से। और मजूमदार ने यहाँ एक और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट दिया, डीसंस्कृतिकरण। डीसंस्कृतिकरण, ये संस्कृतिकरण का उल्टा हुआ। हाँ, बिल्कुल। ये एक रिवर्स प्रोसेस है, जहाँ ऊंची मानी जाने वाली जातियां जैसे ब्राह्मण भी कुछ मामलों में दूसरी जातियां, शायद निचली जातियां या पश्चिमी प्रभाव वाली जातियों जैसा व्यवहार या रीति रिवाज अपनाने लगती हैं। जैसे शायद खान पान के कुछ पुराने नियम ढीले कर देना, या पहनावे में आधुनिकता अपनाना, या कुछ लोकल रीति रिवाजों को अपना लेना जो पहले वो नहीं मानते थे। ये दिखाता है कि सामाजिक बदलाव सिर्फ नीचे से ऊपर, अपवर्ड मोबिलिटी की तरफ ही नहीं होता, बल्कि ऊपर से नीचे या हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है। इसमें ज्यादातर सिंगल विलेज स्टडीज ही शामिल थीं।
फिर F.G. बेली की उड़ीसा की स्टडी का जिक्र आता है 1957, कास्ट एंड द इकोनॉमिक फ्रंटियर। इसने कास्ट और इकोनॉमिक्स के रिश्ते पर फोकस किया था, है ना? हाँ, बेली ने उड़ीसा के 2 गांव की स्टडी की और कास्ट और क्लास फॉर्मेशन के मुद्दे को उठाया। उनका मुख्य तर्क ये था कि लोकल लेवल पर गांव में इकोनॉमिक फैक्टर्स यानी आर्थिक संरचना, किसके पास जमीन है, कौन व्यापार कर रहा है, ये कास्ट रैंकिंग से अलग भी ऑपरेट करते हैं। मतलब हमेशा कास्ट और आर्थिक स्थिति एक साथ नहीं चलती। हाँ, ऐसा हो सकता है कि कोई पारंपरिक रूप से निचली जाति का व्यक्ति बिजनेस से या किसी और तरीके से अमीर हो जाए और गांव में उसका प्रभाव बढ़ जाए, भले ही उसकी जाति ऊंची ना मानी जाती हो, या कोई ऊंची जाति का व्यक्ति गरीब हो सकता है। उन्होंने भी स्ट्रक्चरल फंक्शनल मेथड इस्तेमाल किया, लेकिन बदलते हुए एग्रेरियन स्ट्रक्चर, कृषि संरचना के संदर्भ में रूरल लाइफ का विश्लेषण किया कि कैसे जमीन के मालिकाना हक में बदलाव, मार्केट का आना, ये सब गांव के सोशल स्ट्रक्चर को बदल रहा है। और डीएन मजूमदार की एक और स्टडी थी मोहाना गांव, उत्तर प्रदेश पर 1958, कास्ट एंड कम्युनिकेशन इन एन इंडियन विलेज। इसमें उन्होंने गांव को जीने का तरीका कहा। इसका क्या मतलब था? मजूमदार ने गांव को सिर्फ घरों का एक समूह या एक भौगोलिक इकाई नहीं माना। उन्होंने इसे एक कॉन्सेप्ट, एक जीने का तरीका, अ वे ऑफ लाइफ माना। उन्होंने रेडफील्ड के लिटिल कम्युनिटी वाले कॉन्सेप्ट और उसके 4 लक्षणों, डिस्टिंक्टिवनेस, विशिष्टता, स्मॉलनेस, छोटापन, होमोजेनिटी, सजातीयता और सेल्फ सफिशिएंसी, आत्मनिर्भरता को मोहाना गांव पर अप्लाई करके देखा। अच्छा, उन्होंने रेडफील्ड के मॉडल को टेस्ट किया। हाँ, और उनका मानना था कि भारतीय गांव में एक खास तरह का कम्युनिकेशन सिस्टम होता है जो काफी हद तक कास्ट रिलेशन से तय होता है। किसके साथ उठना बैठना है, किससे बात करनी है, कैसे करनी है, ये सब कास्ट तय करती थी। उन्होंने पाया कि मोहना में ऊंची और नीची जातियां साथ रहती हैं, एक जैसा जीवन जीती हैं। हालांकि हायरार्की है, उनमें एक तरह की सजातीयता है, मतलब कल्चर काफी हद तक कॉमन है, परस्पर निर्भरता है जैसे जजमानी सिस्टम, और इससे एक तरह की सुरक्षा की भावना भी पैदा होती है। फिर जीएस घुरिये की लोनीकांड स्टडी 1960 आई, जो काफी अलग थी अपने हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव की वजह से। हाँ, वो एक बहुत ही अनोखा और नया प्रयोग था। घुरिये, जो इंडियन सोशियोलॉजी के पितामह माने जाते हैं, उन्होंने उसी गांव का अध्ययन किया जिसे एक ब्रिटिश अफसर मेजर कोट्स ने 1819 में स्टडी और डिस्क्राइब किया था। 1819 मतलब लगभग 125 साल पहले। हाँ, तो घुरिये के पास एक तरह का टाइम मशीन जैसा डेटा था। कोट्स का जो विवरण था वो घुरिये के लिए एक शुरुआती बिंदु, कटिंग पॉइंट या बेसलाइन बन गया। वो देख सकते थे कि 125 सालों में गांव कितना बदला है। कमाल है। क्या पाया उन्होंने? उन्होंने घुरिये ने तर्क दिया कि गांव में धर्म की भूमिका सर्वव्यापी है। हर चीज में धर्म का असर दिखता है। उन्होंने गांव के स्ट्रक्चर, सोशल ऑर्गेनाइजेशन और इन 125 सालों में आए बदलावों का वर्णन किया, खासकर लोगों की बायो सोशल लाइफ, जन्म, मृत्यु, विवाह, परिवार, इन सब में क्या बदलाव आए। उन्होंने कोई बहुत बड़ी थ्योरी तो नहीं दी, लेकिन कुछ प्रतिनिधि परिवारों, रिप्रेजेंटेटिव फैमिलीज की केस स्टडीज के जरिए गांव के जीने के पैटर्न को दिखाया और लोनीकंद में 100-125 सालों में हुए सोशल और कल्चरल चेंज को बहुत दिलचस्प तरीके से सामने रखा। ये दिखाता है कि गांव स्थिर नहीं थे, बदल रहे थे। और फिर एक और बहुत फेमस स्टडी आती है आंध्रे बेतई की श्रीपुरम गांव की स्टडी। ये पंजाब और तमिलनाडु में है। बिल्कुल, ये दक्षिण भारत के एक मल्टीकास्ट गांव की बहुत इंटेंसिव स्टडी है और घुरिये की लोनीकंद की तरह रूरल स्ट्रैटिफिकेशन, जाति वर्ग, कृषि अशांति, अग्रेरियन अनरेस्ट और किसान आंदोलन, भूमि सुधार, लैंड रिफॉर्म्स, ग्रामीण उद्योग और संस्थान, पंचायती राज, भूदान और ग्रामदान आंदोलन, गांव में सामाजिक परिवर्तन, गांव स्टडीज का महत्व, कृषि विकास के सिद्धांत जैसे विषयों पर बहुत व्यापक विवरण और विश्लेषण शामिल है। मतलब उस समय तक जो भी रिसर्च हुई थी रूरल इंडिया पर, उसका एक पूरा निचोड़ दे दिया उन्होंने। हाँ, ये किसी भी स्टूडेंट या रिसर्चर के लिए एक वन स्टॉप शॉप जैसी थी रूरल इंडिया को समझने के लिए। देसाई ने स्ट्रक्चरल और हिस्टोरिकल पहलुओं के अलावा और क्या काम किया? उनका अपना पर्सपेक्टिव तो मार्क्सिस्ट था। हाँ, देसाई का अप्रोच मार्क्सवादी या हिस्टोरिकल मटीरियलिस्ट था। उन्होंने भारत में किसान संघर्षों, पेजेंट स्ट्रगल्स इन इंडिया,
1979 पर एक और बहुत बड़ी किताब एडिट की। अच्छा, किसान संघर्षों पर। हाँ, ये किताब कॉलोनियल पीरियड के दौरान भारत में हुए आदिवासी और किसान संघर्षों का एक पैनोरामिक व्यू देती है। ये भी रीडिंग्स का कलेक्शन है जिसमें कई दुर्लभ दस्तावेज शामिल हैं जो शायद कहीं और मिलते भी नहीं। और ये मार्क्सवादी व्याख्या, मार्क्सियन स्कीम ऑफ इंटरप्रिटेशन के फ्रेमवर्क में लिखी गई है। मतलब इसमें वर्ग संघर्षों, जमीन का सवाल, आर्थिक शोषण जैसे मुद्दों पर फोकस था। देसाई का तर्क था कि किताब में जो मुद्दे उठाए गए हैं वो सिर्फ एकेडमिक नहीं है। तो फिर क्या है? उनका कहना था कि इन मुद्दों को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि इन्हीं के आधार पर रणनीतियां तय होती हैं, नीतियां बनती हैं, एक्शन को ऑर्गेनाइज किया जाता है और ग्रामीण आबादी के अलग-अलग वर्गों के प्रति हमारा नजरिया तय होता है। वो एकेडमिक्स को समाज से जोड़कर देखते थे। ये तो हुई गांव स्टडीज की बात। ये बहुत पॉपुलर हुई, बहुत काम हुआ। लेकिन कुछ मुद्दों पर बहस और आलोचना भी हुई होगी, खासकर इस आइडिया पर कि गांव को भारतीय समाज का माइक्रोकॉज्म यानी छोटा रूप या सूक्ष्म जगत माना जाए। हाँ बिल्कुल, इस पे काफी बहस हुई। लुई डुमा, जो कास्ट सिस्टम पर अपने काम के लिए बहुत फेमस है, उन्होंने 1957 में ही इस बात पर आपत्ति जताई थी कि भारतीय गांवों को सोशियोलॉजिकल माइक्रोकॉज्म मानना ठीक नहीं है। क्यों? क्या दिक्कत थी डुमा को? डूमा का कहना था कि ये सवाल ही अपने आप में भ्रामक है, मिसलीडिंग है, कि भारतीय गांव किस हद तक भारतीय सभ्यता के मैक्रोकॉज्म, वृहद जगत को दर्शाता है। क्यों भ्रामक है? क्योंकि सोशियोलॉजिकली देखा जाए तो भारत सिर्फ गांवों से नहीं बना है। शहर हैं, कस्बे हैं, धार्मिक केंद्र हैं, जातियां हैं जिनका नेटवर्क कई गांवों तक फैला है, रिश्तेदारियां हैं जो गांव की सीमाओं को पार करती हैं। तो गांव महत्वपूर्ण है, लेकिन वो पूरी कहानी नहीं बता सकता। डूमा ने कहा कि ये सच है कि गांव का विचार भारतीय साहित्य और सोच में बहुत मजबूत है, और ये विचार हम सोशियोलॉजिस्ट को भी वैसे ही प्रभावित कर सकता है जैसे किसी गांव वाले को या किसी आधुनिक भारतीय राजनेता को हम भी गांव को एक रोमांटिक नजरिए से देखने लगते हैं। तो डुमा का तर्क था कि गांव को पूरी सभ्यता के विरोध में खड़ा करना, उसे जरूरत से ज्यादा अहमियत देना, ये शायद उसे एक ऐसी सोशियोलॉजिकल रियलिटी देना है जो उसमें है ही नहीं, और ये बाहरी दिखावे जैसे गांव का अलग थलग दिखना से धोखा खाना है। हाँ, उन्होंने कहा कि गांव का ये जो आइडिया है, जिसे गांधी जी ने और मजबूत किया, फिर शुरुआती सरकारी अधिकारियों का उसमें प्रैक्टिकल इंटरेस्ट था क्योंकि उन्हें गांव में ही काम करना था, और दुनिया में कहीं और एंथ्रोपोलॉजिकल मेथड्स जो छोटी कम्युनिटीज पर फोकस करते थे, का प्रभाव, इन सब ने मिलकर यह धारणा बना दी कि भारतीय समाज को समझने की कुंजी गांव में है। डूमा इस सिंप्लीफिकेशन के खिलाफ थे। योगेंद्र सिंह ने इस बहस पर आगे विश्लेषण किया। उन्होंने डूमा की बात को समझाते हुए कहा कि हमें सोशियोलॉजिकल एनालिसिस में सिर्फ ऑब्जेक्टिव रियलिटी, गांव में क्या है, ही नहीं देखनी चाहिए, बल्कि कॉग्निटिव स्ट्रक्चरल या कल्चरोलॉजिकल पहलू को भी देखना चाहिए। कॉग्निटिव स्ट्रक्चरल, कल्चरोलॉजिकल, ये क्या है? मतलब हमें रियलिटी के बजाय रियलिटी के रिप्रेजेंटेशन या आइडियाज पर फोकस करना चाहिए। लोग गांव को कैसे देखते हैं, गांव का आइडिया समाज में कैसे काम करता है, उसका क्या मतलब निकाला जाता है। अच्छा, मतलब परसेप्शन और मीनिंग पर ध्यान देना। हाँ, डुमा की मेथोडोलॉजी पर योगेंद्र सिंह ने कहा कि सोशल रियलिटी को समझने का मतलब है सिंपल को कॉम्प्लेक्स में रखकर देखना, छोटे को बड़े के कॉन्टेक्स्ट में देखना। मतलब गांव को उसके एनवायरनमेंट, उसके बड़े समाज के हिस्से के रूप में समझना, जिसे आम तौर पर नजरअंदाज कर दिया जाता है। और साथ ही ऑब्जेक्टिव रियलिटीज जैसे गांव में गरीबी या जाति को विचारों, आइडियो स्ट्रक्चर्स या रिप्रेजेंटेशंस के सिस्टम के रूप में समझना कि लोग इन चीजों के बारे में सोचते कैसे हैं। लेकिन योगेंद्र सिंह ने डुमा की बात को पूरी तरह खारिज नहीं किया था, है ना? उन्होंने माना था कि गांव में कुछ स्ट्रक्चरल यूनिटी होती है। नहीं, बिल्कुल खारिज नहीं किया। उन्होंने डूमा पर कमेंट करते हुए कहा कि डूमा शायद गांव की अंदरूनी स्ट्रक्चरल यूनिटी के तत्वों को कम आंक रहे हैं। गांव में ऐसे कई तत्व दिखते हैं जो उसे एक यूनिट बनाते हैं। जैसे टेरिटोरियलिटी, यानी अपनी जमीन, अपने इलाके को लेकर एक अपनेपन की भावना। एक गांव के लोग दूसरे गांव वालों के मुकाबले खुद को एक मानते हैं। फिर गांव के अंदर के पॉलिटिकल रिश्ते, किनशिप, रिश्तेदारी के नेटवर्क और इकोनॉमिक सॉलिडेरिटी, आर्थिक एकजुटता। हाँ, जजमानी सिस्टम जैसी चीजें। हाँ, या मिलकर खेती करना, एक दूसरे की मदद करना। योगेंद्र सिंह ने कहा कि कई मौकों पर गांव की पहचान की भावना कास्ट की वफादारी से ऊपर उठ जाती है,
जो आमतौर पर गांव को बांटती है। ये तो है। गांव में अक्सर अपनी जमीन, अपने इलाके को लेकर एक अपनापन होता है। मुश्किल वक्त में या किसी बाहरी खतरे के सामने लोग कई बार जाति भूलकर एक दूसरे की मदद भी करते हैं। क्रिकेट मैच का उदाहरण आपने दिया था। हाँ, लेकिन गांव की एकता हमेशा बनी रहती है, ऐसा भी नहीं है। बिल्कुल नहीं। जैसा कि हमने पहले भी देखा और योगेंद्र सिंह ने भी माना, गांव की एकता कास्ट लॉयल्टी और राजनीतिक पार्टियों के कारण अक्सर कमजोर होती है। फैक्शनलिज्म यानी गुटबाजी बहुत होती है। सही बात है। राजस्थान जैसे कई इलाकों में जाट और राजपूत जातियों के बीच का विभाजन गांव के संगठन को बांट देता है। कई गांव तो अलग अलग जातियों के समूहों, क्लस्टर्स या टोलों में बटे हुए दिखते हैं। इस लिहाज से देखें तो गांव का सामंजस्य या एकता एक मायावी चीज है, इल्यूसिव फिनोमेना है, कभी नहीं। योगेंद्र सिंह ये भी बताते हैं कि कई गांव के संस्थान ऐसे हैं जिनका नेटवर्क सिर्फ एक गांव तक सीमित नहीं होता, बल्कि कई गांव तक फैला होता है। इंटरकास्ट रिलेशन में रेसिप्रोसिटी होती है। जैसे जजमानी सिस्टम का आपने जिक्र किया, एक गांव का लोहार या नई आसपास के कई गांवों को सर्विस देता था। हाँ बिल्कुल। तो जजमानी सिस्टम एक गांव को कई दूसरे गांवों से जोड़ता था। ये इंटर विलेज लिंक्स भी गांव की स्टडी में महत्वपूर्ण है। गांव पूरी तरह आइसोलेटेड नहीं थे। लेकिन अब तो जजमानी सिस्टम लगभग खत्म हो गया है। कैश पेमेंट ने उसकी जगह ले ली है, बाजार आ गया। हाँ, हाल की स्टडीज तो यही दिखाती हैं। गांव की वो पुरानी पारंपरिक एकता जो शायद जजमानी जैसे रिश्तों पे टिकी थी, वो आज काफी हद तक एक फिक्शन बन गई है। आर्थिक संस्थान बदल गए हैं, पावर स्ट्रक्चर बदल रहा है, इंटरकास्ट रिलेशनशिप बदल रहे हैं, सब कुछ बदल रहा है। और इस बदलाव का एक बड़ा कारण लैंड रिफॉर्म्स, भूमि सुधार रहा है। हाँ, आर्थिक बदलाव का एक बहुत बड़ा स्रोत लैंड रिफॉर्म्स रहा है और उसका गांव के सोशल स्ट्रक्चर पर गहरा सोशियोलॉजिकल प्रभाव पड़ा है। लैंड रिफॉर्म्स में क्या क्या शामिल था, एक बार फिर से बताएं। मोटे तौर पर देखें तो एक, जमींदारी जागीरदारी जैसे बिचौलियों का उन्मूलन, एबलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज। 2, किराएदारी सुधार, यानी जो दूसरों की जमीन पर खेती करते थे उनके हक सुरक्षित करना। 3, भूमि की अधिकतम सीमा तय करना, सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स, और जो अतिरिक्त जमीन निकले उसे भूमिहीनों में बांटना, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। इब थे उन्हें एक जगह करना और खेतों को अनइकोनॉमिक साइज का होने से रोकना। सहकारी खेती, कोऑपरेटिव फार्मिंग पर जोर देना। और भूदान जैसा धार्मिक आर्थिक आंदोलन भी था। इन सारी उपायों का असर तो हर राज्य में, हर इलाके में अलग अलग रहा होगा, क्योंकि लागू करने में भी फर्क था। हाँ बिल्कुल, अलग अलग राज्यों में इन्हें अलग अलग तरीके से, अलग अलग गंभीरता से लागू किया गया। कहीं बहुत असर हुआ, कहीं बस नाम का हुआ, लेकिन कुछ कॉमन यूनिफॉर्म सोशियोलॉजिकल परिणाम जरूर सामने आए। जैसे पुराने जमींदारों का दबदबा कम हुआ, मिडिल लेवल की किसान जातियों का उभार हुआ जिन्हें जमीन का मालिकाना हक मिला या बढ़ा, भूमिहीन मजदूरों की स्थिति में कुछ सुधार हुआ या कई जगह नहीं भी हुआ और वो और हाशिए पर चले गए। इसने गांव के अंदर पावर के नए समीकरण बनाए, नई तरह के तनाव पैदा किए। ऐसा लगता है कि पहले वाली गांव की एकता, जो शायद एक तरह की असमानता और निर्भरता पर आधारित थी, उसकी जगह लैंड रिफॉर्म से बनी एक नई तरह की एकता या कहें कि डायनामिक्स ने ले ली है, जिसमें क्लास का एंगल ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। तो अगर हम भारत में गांव स्टडीज की इस पूरी यात्रा का, इस पूरी बहस का जायजा लें तो क्या कह सकते हैं? निष्कर्ष क्या निकलता है? देखिए, निष्कर्ष यही निकलता है कि गांव प्राचीन काल से ही भारत में एक माइक्रो स्ट्रक्चर, सूक्ष्म संरचना रहा है। उसकी अपनी एक पहचान रही है। जो बात चार्ल्स मेटकाफ ने ब्रिटिश काल में कही थी कि गांव समुदाय छोटे गणराज्य हैं, जिनकी जरूरत की लगभग हर चीज उनके भीतर ही है और वे किसी भी बाहरी संबंध से लगभग स्वतंत्र है। हाँ, वो फेमस कोट। हाँ, उसी तरह की बात को महात्मा गांधी ने भी बल दिया। गांधी जी का मानना था कि गांव आत्मनिर्भर यानी सेल्फ सफिशिएंट होना चाहिए और भारतीय समाज के भीतर नैतिक और आर्थिक रूप से इंटीग्रेटेड होना चाहिए। हालांकि ये विचार थोड़े आइडियलिस्टिक या रोमांटिक हो सकते हैं, लेकिन ये गांव की अहमियत को दिखाते हैं। और आज के समय में गांव का क्या महत्व है? क्या वो अब उतने महत्वपूर्ण नहीं रहे ग्लोबलाइजेशन और अर्बनाइजेशन के दौर में? योगेंद्र सिंह ने इस पर क्या कहा था? योगेंद्र सिंह ने समकालीन समय में गांव के महत्व पर जोर देते हुए कहा था, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, गांव एक माइक्रो स्ट्रक्चर के रूप में न केवल पहचाना गया है, बल्कि धीरे धीरे राष्ट्रीय विकास योजना और राजनीतिक सांस्कृतिक चेतना का एक महत्वपूर्ण पहलू बन गया है। अच्छा, मतलब आज भी गांव हमारी प्लानिंग और हमारी चेतना का हिस्सा है।
हाँ, इसका मतलब है कि आज भी हमारी डेवलपमेंट प्लानिंग गांव को ध्यान में रखकर होती है। हमारी पॉलिटिक्स का एक बड़ा हिस्सा गांव के वोटर्स, गांव के मुद्दों के इर्द-गिर्द घूमता है और हमारी सांस्कृतिक पहचान, हमारी फिल्मों, साहित्य, सोच में गांव का एक बड़ा स्थान है। तो मतलब सारी बहसों, सारे बदलावों और सारी आलोचनाओं के बावजूद कि गांव माइक्रोकॉज़म हैं या नहीं, एकता है या नहीं, गांव आज भी भारतीय समाज और राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण बना हुआ है। बिल्कुल, गांव बदल रहे हैं, बहुत तेजी से बदल रहे हैं। वो आइडियल फोक सोसाइटी शायद कभी थे ही नहीं और आज तो बिल्कुल नहीं है। शहर और गांव का रिश्ता बहुत जटिल हो गया है। टेक्नोलॉजी गांव में घुस गई है, लोगों की आकांक्षाएं बदल गई हैं, लेकिन गांव खत्म नहीं हुए हैं। वो भारतीय समाज के ताने बाने का एक अहम धागा बने हुए हैं। उन्हें समझना आज भी उतना ही जरूरी है। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि आपको भारतीय गांव के विचार और गांव अध्ययन पर हमारी आज की एक गहन चर्चा पसंद आई होगी। यूपीएससी विषयों पर ऐसी और दिलचस्प और गहराई भरी चर्चाओं के लिए द यूपीएससी पॉडकास्ट चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।